Hi guys, now my name is Rohit Azad and I have 12 years experience. I am totally front end guy. Now let's start for the Reacts. Now React basically क्या है? Now React अगर आप गूगल सर्च पे जाओगे ना तो react.js की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसमें अगर आप यहाँ पे जाते हो तो रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट ना बेसिकली हमारी यूआई के पर्पज से काम आती है एज लाइक ए ब्रिक्स। रिएक्ट क्या है, ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। तो ना बेसिकली मोटा मोटा सा जैसे कि इसके अंदर क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ आपको कि ना जैसे हमारी जैसे हम ना पहले क्या करते थे, स्टार्टिंग में HTML लिखा आपने, CSS लिखा, जावास्क्रिप्ट लिखी और आपकी फंक्शनैलिटी आपने क्रिएट करके बना दी। बट धीरे धीरे क्या होता गया, अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो, फंक्शंस आपने लिखा, डिक्लेयर किया, फंक्शन बनाया, आर्ग्यूमेंट पास करे, तो ना काफ़ी लेंथी कोड हो जाता है आपका। मतलब जिससे कि लेंथी कोड होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो क्लाइंट की मशीन है उस पर ज़्यादा लोड हो जाएगा। और कई बार क्या होता है ना, हमारा ब्राउज़र आप देखोगे कोई साइट ना हैंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर ना हमारे जो प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट की है या कुछ लूप वगैरह है इतने चलते हैं कि वो एक्सेस नहीं हो पाता। तो नाउ बेसिकली ना उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, और कई बार क्या होता है हम जावास्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो हमारा इतना लंबा कोड होता है, बाद में उसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। आपकी रीडेबिलिटी भी नहीं आ पाती है कि भी आपको ना एक एक लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ता है कि कहीं कहीं कोमा मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहीं कहीं कैमल केस तो नहीं है, या कहीं लाइन ब्रेक के थ्रू कहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, ये सब ना चेक करना पड़ता है हमें। तो उससे ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो फिर ना धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। जावास्क्रिप्ट के बाद हमारी आई जे क्वेरी। जे क्वेरी बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट से ही निकली हुई लाइब्रेरी है। बेसिकली जे क्वेरी ने क्या किया कि अपना एक प्लगइन बनाया और आपको दिया कि आप इस प्लगइन को यूज करो। और जावास्क्रिप्ट में जो आप 100 लाइन का कोड लिखते थे ना, वो आप ना लिख के मैं आपको एक फंक्शंस दूंगा, मेथड्स दूंगा, आप उसमें आर्गुमेंट पास करो और आपका काम हो जाएगा। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद डॉट इनर HTML, फिर HTML ला के सारी चीज़ें करते थे हम। तो नाउ बेसिकली आप जावास्क्रिप्ट में सिंपली क्या है, आप डॉट HTML करो, उसकी क्लास उठाओ, आईडी उठाओ विथ डॉलर के साथ। तो सेम हमारा इम्प्रूवमेंट होता गया। उसके बाद हमारे कई क्या हुआ कि फ्रेमवर्क आए। फ्रेमवर्क की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि ना हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने लग गए, और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हमें फेज पे हमें अपनी ऐप को फास्ट करना पड़ता है। और ऐप फास्ट आपकी कब होगी? जब आपकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आपकी लोड ना हो। जैसे सपोज करो कि एक वेबसाइट है, उस पर एंकर लिंकिंग लगी हुई है, आपने फर्स्ट टाइम वेबसाइट को लोड किया, उसके जितने भी एसेट्स होते हैं, इमेजेस होगी आपकी, जावास्क्रिप्ट होगी, CSS होगी, वो लोड होगी आपकी सारी की सारी। बट अगर मैं नेक्स्ट में किसी सेकंड लिंक पे क्लिक करता हूँ, अबाउट अस पे या कॉन्टैक्ट अस पे, फिर से मेरा पेज रीलोड हुआ, तो फिर से मेरी CSS लोड हुई, जावास्क्रिप्ट लोड हुई, इमेजेस लोड हुई। इससे क्या हुआ, इससे कई सारी चीज़ें हमारी आई कि भी सबसे पहले तो हमारी साइट का टाइम इंक्रीज हुआ लोड होने में। सेकंड टाइम दोबारा से सर्वर पे हिट गई, रिक्वेस्ट गई, जिससे कि हमारी कोस्टिंग भी बढ़ी। और तीसरा कि दोबारा जो यूजर चेक कर रहा है उसका नेट भी हमारा यूज हुआ फिर से। और यानी कि आपका बार बार जो आपकी रिक्वायरमेंट चीज़ें ही नहीं है वो बार बार आपकी लोड हो रही है, CSS लोड हो रही है, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस। तो इसको देखते हुए SPA आया, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि भी जो आपकी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो फर्स्ट टाइम आपकी लोड होगी, और सेकंड टाइम जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो बेसिकली ना आपका जो URL है, URL चेंज हुआ। और URL में जो आपका नेविगेशन है, जो आपकी पाथ है, उसके बेस पे हमने सिर्फ कंपोनेंट को चेंज कर दिया। आपकी HTML क्या क्या सॉरी आपकी CSS लोड नहीं हुई, जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई, स्प्राइट इमेजेस आपने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम ही लोड कर दी है। आपकी सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे API के थ्रू डाटा लेने के लिए, और डाटा आपने चेंज कर दिया आपने कंपोनेंट में। तो नाउ बेसिकली यही है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन में कई सारे फ्रेमवर्क हैं आपके, रिएक्ट है, Vue.js है, एंगुलर्स है। नाउ अभी हम सारे आपके ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अभी हम रिएक्ट पे बात करते हैं। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट ना आपकी बेसिकली लाइब्रेरी है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। और एंगुलर क्या है? एंगुलर द फ्रेमवर्क है।
फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी हमारी जावास्क्रिप्ट से निकली हुई है, सारा कोड जावास्क्रिप्ट को लेके इसने बना दिया और अपने मेथड्स एक्सपोज कर दिए हैं कि आप ये मेथड्स है, ये मेथड आप यूज करो। तो और ज़्यादा इजी हो गया हमारे लिए अब जावास्क्रिप्ट यूज करना, क्योंकि हम अब रिएक्ट यूज कर रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन में, और रिएक्ट हमारा डेवलप बाय फेसबुक है और ये यूजर इंटरफेस। और ना सीधा सा अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, तो जैसे हम अपना मकान और ब्रिक्स बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, ईंट होती हैं, ब्रिक्स चाहिए होते हैं, कि सिर्फ हमने ब्रिक्स उठाया और लगा दिया, बस ब्रिक्स उठाया लगा दिया। सेम वही ब्रिक्स आपको देता है रिएक्ट। आपने कोड का ब्रिक्स उठाया और अपने कोड में डेवलप किया और आपकी कोड तैयार होगी, जल्दी होगी। अब नेक्स्ट आता है हम रिएक्ट क्यों यूज करें, क्योंकि रिएक्ट एक तो ईजी है, सेकंड ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन है कि ये ईजी है, और सेकंड ऑप्शन ये है कि ये आपको बने बनाए फंक्शंस देती है जो आप यूज करते हो। थर्ड इज कि ये फेसबुक बाय डेवलप है, और फोर इज कि ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हमारी स्मॉल साइज़ की होती है। एंड नाउ और इसके बाद क्या आता है कि जो आप इसमें कोड लिखते हो वो हमारा रीडेबिलिटी है। आगे इन फ्यूचर में अगर हम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो वो बहुत कम है कंपेयर टू द अदर्स फ्रेमवर्क के और अदर से जो आप एप्लीकेशन बनाते हो। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मान लो आपको कोई स्टक होता है रिएक्ट में, कुछ आपका एरर आ रहा है, तो इसकी ना जो कम्युनिटी है हेल्प करने वाली वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। हम नाउ नेक्स्ट आते हैं कि रिएक्ट का ना अभी करंट हमारा वर्जन क्या चल रहा है, 18.2.0 चल रहा है, और ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर हम इस पर देखें, ये क्या कर रहा है, डिक्लेरेटिव क्या है, रिएक्ट मेक इट्स पेनलेस टू क्रिएट इंटरफेस यूआई, कि भी पेनलेस यानी कि मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी लंबा कर दिया मैंने, तो रिएक्ट ये कहता है भाई बिल्कुल ईजिली आराम से आप फंक्शंस बनाओ और आप उसको अपने यूआई में यूज करो। डिजाइन सिंपल व्यू फॉर ईच स्टेट इन योर एप्लीकेशन एंड रिएक्ट विल इफेक्टली अपडेट एंड रेंडर जस्ट द राइट कंपोनेंट व्हेन योर डेटा चेंज। भाई जब भी आपको डेटा कंपोनेंट चेंज करना हो कंपोनेंट्स के वो थ्रू है, और ये आपकी कंपोनेंट बेस है। कंपोनेंट बेस बेसिकली क्या होता है कि कंपोनेंट बेसिकली ना एक तरह का मॉड्यूल होता है, एक आप फंक्शंस मान सकते हो कि आपने एक फंक्शंस बनाया और उस फंक्शंस में आपने यूज किया, और उस फंक्शन को यूज करने के लिए आपने यूज किया जहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है, सारी चीज़ें हैं वो आपका मतलब एक सिंपल तरीके से आप कंपोनेंट यूज कर सकते हो कि आपने एक बार फंक्शन बना लिया उसका मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अब नाउ सेंस आपका आता है जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट यू कैन इजीली पास रिच डाटा ऐप कीप स्टेट आउट ऑफ द डोम। हाँ, हम स्टेट के थ्रू डाटा पास कर सकते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। और थर्ड ये कहता है कि लर्न वंस राइट एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि आप इसको बस एक बार अगर आपने रिएक्ट लर्न कर ली तो आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। हर जगह इन द सेंस की आपको लर्न की बेसिक नॉलेज होगी, आपने रिएक्ट को लर्न कर लिया, पता चल गया इसका बिहेवियर कैसा है, कैसे ये काम करता है, तो आप इसको नेटिव में भी यूज कर सकते हो। और आप इसको एक वेब एप्लीकेशन बना के इसको आप एज ए मोबाइल वेबसाइट बना सकते हो, और उसको PWA के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक हमारी ये जैसे ऐप हमारी चलती है। React can also render on the server using Node and Power mobile apps using React Native। यानी कि ना जो आपकी ये React है ये नोड के थ्रू आपकी सर्वर पे भी रेंडर हो सकती है। जैसे कि हम SEO की बात करते हैं कि भी हमें SEO की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भी हमारा जो कोड होता है, कोड बेसिकली व्यू सोर्स में आना चाहिए, तभी गूगल बोट्स उसको रीड करेगा। तो React में आपका एक फ़ायदा ये भी कि आपका ना सर्वर साइड रेंडर भी होती है। नाउ सिंपल से जस्ट हम चलते हैं, एक और चीज़ है इसमें कि JSX यूज होता है हमारा। JSX क्या होता है, जावास्क्रिप्ट। बेसिकली ना JSX क्या है कि JSX में आप ना कोड एज ए HTML की तरह राइट कर सकते हो। जैसे देखो इसने डायरेक्ट किया हुआ है रेंडर के अंदर रिटर्न डिव हेलो, एंड इसने एक प्रोप्स पास करा के डायरेक्ट कर दिया। अगर मान लो मैं JSX यूज़ नहीं करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक मेरा टेक्स्ट नोड बनाना पड़ेगा, फिर उसको अपेंड करना पड़ेगा, फिर उसको मेरे को किसी डिव के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन JSX आपको क्या देता है कि भी आप डायरेक्ट HTML कोड लिख सकते हो, रिटर्न करा सकते हो। बट JSX के थ्रू जो भी आप कोड लिखते हो वो कोड ब्राउज़र रीड नहीं कर पाता। रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना JSX कोड को कंपाइल करते हैं बेबल के थ्रू, जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है हमारा,
और फिर वो कोड हमारा ब्राउज़र रन करता है ना। JSX इज़ द ऑप्शनल। JSX जरूरी नहीं कि आपको JSX ही यूज करना है, JS आपका ऑप्शनल है। यू कैन ट्राई टू द बेबल रिपर टू सी द रो जावास्क्रिप्ट कोड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द JSX कंपाइलेशन स्टेप। तो ना एक बार आप फर्स्ट टाइम ना एक बार ये रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भी आपकी फिर आपका ये स्टेटफुल कंपोनेंट्स आ गया। ये सारी चीज़ें हम बाद में कराते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार। और ना एक चीज़ और भी आती है कि भी रिएक्ट का बॉयलर प्लेट बनाने के लिए या तो आप स्क्रैच से बना सकते हो, या ना इसकी npx आता है हमारा, या फिर ना कमांड आती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये बेसिकली क्या होती है ना, आपको पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने सिस्टम में, उसके थ्रू अगर आप इसको रन करोगे तो आपका बॉयलर प्लेट तैयार कर देगी ये। और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें नोड को इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप नोड चेक करोगे, नोड की वेबसाइट आ जाएगी और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा हमारा Node.js, तो जो कि ऑलरेडी ना Node.js तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं ना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और इसके अंदर हमारा मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ पहले तो। कहीं पर भी जहाँ पे आपकी लोकेशन हो, जैसे मेरा लर्निंग है, लर्निंग के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। और एक मिनट रुको, ये फ़ोल्डर के अंदर जा रहा है, मुझे फ़ोल्डर के अंदर नहीं, मुझे लर्निंग के अंदर लेना है। लर्निंग के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर गया और उस फोल्डर में मैंने डाल दिया यहाँ पे रिएक्ट क्लास। रिएक्ट मेरा गया यहाँ पे, ये रिएक्ट क्लास कहाँ है, लर्निंग के अंदर रिएक्ट आ गया। बेसिकली रिएक्ट के अंदर चला गया शायद, हाँ ये रिएक्ट के अंदर चला गया। इसको मैं बाहर ले आता हूँ। मूव प्रोमिसेस के अंदर चला गया डायरेक्ट। चलो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से एक नया रिएक्ट क्लास। बाहर मेरा रिएक्ट क्लास आ गया है। अब नाउ मैं टर्मिनल में जाऊँगा। पहले तो न्यू टर्मिनल, टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा और इस टर्मिनल के अंदर अगर मैं जाऊँ तो मेरा जो फोल्डर है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर आ जाओगे आप। यहाँ पे लर्निंग फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे करंटली हूँ। अगर मैं cd स्पेस करूँ मेरा रिएक्ट क्लास, तो नाउ मैं रिएक्ट क्लास के अंदर आ चुका हूँ और अभी मेरा ये फोल्डर ब्लैंक है। मुझे ना इसके अंदर एक package.json फाइल बनानी है स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनिट कर लेते हैं, इनिट npm। npm init। ये इनिट कमांड क्या है, यानी ये इनिट ना बेसिकली क्या है कि आपके ना एक package.json डाल देगी आपके फोल्डर के अंदर। उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि भी आपकी ऐप का क्या नाम है, आप क्या क्या उसमें बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये पूछ रहा है यहाँ पे पैकेज नेम। जैसे मैं पैकेज नेम रिएक्ट क्लास फोल्डर है। अब मान लो मैं यहाँ पे ना अपनी एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन डालूंगा यहाँ पे। सपोज मैंने डाल दिया कि माई फर्स्ट ऐप, एंटर किया मैंने। अब पैकेज नेम रिएक्ट माई फर्स्ट, ओके। नाउ वर्जन मैं भी छोड़ देता हूँ, वर्जन नहीं डालना। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, मैं भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एंट्री पॉइंट index.js, ठीक है। टेस्ट कमांड मैंने भी कुछ नहीं लिखी, गिट रिपोजिटरी मेरी नहीं है, कीवर्ड्स मैंने नहीं डाला है, ऑथर मैंने ब्लैंक कर दिया है, लाइसेंस मैंने ब्लैंक कर दिया है। यस, अब ये कह रहा है कि जो आपने फॉर्म डाले क्या वो ठीक है, यस। अब नाउ अगर मैं देखूंगा रिएक्ट डॉट क्लास के अंदर मेरी package.json की फाइल बन गई है। अगर मैं फाइल देखूं यहाँ पे, देखो इसने क्या बनाया, जो मैंने इसको डिफाइन किया, नेम क्या गया रिएक्ट क्लास, वर्जन बाय डिफॉल्ट 1.0.1 ले लिया, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक मैंने ब्लैंक छोड़ी थी, और मेन जो फाइल है इंडेक्स ले ली तो मैंने इंडेक्स से दे दिया इसको रन करने के लिए। एक हमारी होती है स्क्रिप्ट के अंदर आपकी स्क्रिप्ट आती है कि भी हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेस्ट की बना कर दे दी हमें।
हम कमांड भी बनाएंगे, और ये हमारा ऑथर आ गया है, और यहाँ पे लाइसेंस, हमने लाइसेंस कुछ नहीं तो ISDC बायडोल इसने ले लिया, ये चीज़ें हैं। अब बेसिकली पैकेज डॉट जेसोन फाइल हमारी क्या होती है कि ना, कोई भी आपकी ऐप होती है, मान लो मेरी रिएक्ट की ऐप है, हर रिएक्ट की ऐप के अंदर ना एक पैकेज डॉट जेसोन फाइल होगी। उस फाइल में आपकी क्या कमांड होगी कि भी स्क्रिप्ट के अंदर तो ना आपकी जो कमांड होती है वो बेसिकली वो कमांड होती हैं कि हमें एप्लीकेशन रन करने के लिए ना हम बेसिकली एक कमांड टाइप कर देते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को ऐप स्टार्ट करनी है, टेस्ट करनी है, डिप्लॉय करनी है, या और अदर कुछ कमांड टाइप करनी है। जैसे होता है कि जैसे कि एक सिंपल बड़ी मान लो जैसे ये टेस्ट लिखा है इसने, यानी कि NP अगर मैं टेस्ट करूँगा तो मेरी ये कमांड रन होएगी। यानी कि 4-5 कमांडों को लेके, जैसे हमें डाटाबेस में जाके क्वेरी लिखते हैं ना कि बहुत लंबी क्वेरी हो जाती है हमारी, हम डेटा फैच करके लेके आते हैं कि भी लेस देन, ग्रेटर देन, ये डेट हो, ये नाम हो, ये स्टार्टिंग हो, तो हम वो सारी की सारी कमांड अगर एक अंदर हम वेरिएबल के अंदर डाल देंगे और उस वेरिएबल को अगर हम कॉल करेंगे तो वो सारी कमांड हमारी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे आपका। और पैकेज, मतलब ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है ना अभी यस टेस्ट। हाँ बिल्कुल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आपका भी है। ओके। और उसके बाद हमारी आती है इसके अंदर डिपेंडेंसी सी। डिपेंडेंसी से क्या होती है, जैसे हमें नॉर्मल जावा सॉरी नॉर्मल हमें जब जे क्वेरी यूज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जे क्वेरी का प्लगइन उठा के अपने पेज पे लगाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे ना बहुत सारी हमारी डिपेंडेंसीज होंगी, वो हम लेके आएंगे। अब नाउ ये मेरी बिल्कुल फ्रेश है पैकेज डॉट जेसोन। अब पैकेज डॉट जेसोन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये रिएक्ट में ही हो, ये एंगुलर में भी सेम ऐसी होती है, और जितनी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसमें भी हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, आपकी नोड होती है, सब में आपकी सेम ऐसी ही बनती हैं। और सारी चीज़ें अब जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते जाओगे और यहाँ पे स्टोर होती रहेंगी। मतलब कि एक तरह से ना ये आपका, जैसे हमारी बुक्स होती है, बुक्स का हमारा जो इंडेक्स पेज होता है ना कि हाँ भाई इस लाइन पे ये है, इस लाइन पे ये है, पूरा उसका कवर होता है। तो ना ये ऑलमोस्ट अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता है ये, कि भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है, जो कमांड चल रही हैं, वो सारा लेखा जोखा इसके अंदर होता है। मान लो बाय द वे आपने रिएक्ट की कमांड लिख ली, ठीक है, और आपकी जो डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करोगे तो वो ना क्या कहते हैं काफ़ी लेंथी होती चली जाती हैं। एक ना मैं भी दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्ट क्लास के अंदर हूँ। अब मैं ना इंस्टॉल करनी है रिएक्ट, तो हमारी कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट। अब ये npm के थ्रू मेरी रिएक्ट इंस्टॉल होएगी। हमारी 3 चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी है मुझे, एक रिएक्ट इंस्टॉल करनी है, रिएक्ट डोम इंस्टॉल करना है, और रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। और ये जो मैं इंस्टॉल करूँगा ना, देखो भाई मेरा रिएक्ट क्लास ना ब्लैंक है, यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा, नोड मोड, देखो ये हो गया जनरेट मेरा। इसके अंदर सारी ये इंस्टॉल होती चली जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर देखो अपनी पैकेज डॉट जेसोन फाइल में, देखो ये डिपेंडेंसीज नाम का एक ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके अंदर रिएक्ट इसने 18.2.0 लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर दिया। कि भी आप अब इस रिएक्ट क्लास के अंदर ये रिएक्ट मॉड्यूल कहीं पर भी इंपोर्ट करके इसकी क्लासेस, इसके मेथड्स यूज कर सकते हो। और अगर मैं नोड मॉड्यूल देखो ना, देखो नोड मॉड्यूल के अंदर कितनी सारी फाइलें इंस्टॉल कर दी इसने, रिएक्ट है, लूज इवेंट है, जेएस टोकन है, बिन है। और रिएक्ट के अंदर देखो ऑलरेडी इसकी इंडेक्स फाइल है, इसके अंदर ऑलरेडी जेसोन पैकेज है रिएक्ट के अंदर भी। अगर मैं इसको जेएसओन पैकेज खोलूँ तो काफ़ी सारी देखो लंबी हो गई, वर्जन 18 है, गिट हब है कि ये इसका होम पेज क्या है, ये आ गया, बग्स आ गया, सारी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, मेन आपकी रिपोजिटरीज वगैरह, डिपेंडेंसीज लूज इन वाईफाई, इसने भी एक डिपेंडेंसी इसने भी इंस्टॉल कर रखी रिएक्ट ने अपने आप को यूज करने के लिए। तो अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, हमारा काम है बेसिकली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना और उसको यूज करना। अब रिएक्ट मेरा आ गया है नोड मॉड्यूल के अंदर। अब एक और इंस्टॉल करते हैं हम, npm इंस्टॉल रिएक्ट डोम, डोम। और इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट स्क्रिप्ट। npm रिएक्ट डोम आ गया मेरा, एक टर्मिनल और मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ इसके थ्रू, ये मेरा इंस्टॉल हो गया, हो रहा है।
चलो अभी इसकी रिक्वायरमेंट, ये मेरी इंस्टॉल होगी, रिएक्ट डोम भी हो गया मेरा इंस्टॉल। अब ये रिएक्ट और रिएक्ट डोम कहाँ यूज हो रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं 3 चीज़ें इंस्टॉल करा लेता हूँ, npm इंस्टॉल एंड नाउ रिएक्ट स्क्रिप्ट। तीन चीज़ें मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब इसके अंदर देखो पैकेज डॉट जेसोन एक लोग फाइल बन गई है मेरी। मान लो अब जैसे कि मैंने पैकेज के थ्रू डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली है। अब अगर किसी को मुझे अपना एक कोड देना होगा कि रिएक्ट क्लास वगैरह, 1 मिनट इसकी शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स। तो ना बेसिकली नोड मॉड्यूल्स हमारा ना बहुत हैवी हो जाता है कंपेयर टू हमारे कोड के, क्योंकि काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता रहता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने सिर्फ 3 ही किए हैं इंस्टॉल, और 3 में ही देखो कितना सारा सब कुछ हो गया। अभी ये भी इंस्टॉल हो रही है रिएक्ट स्क्रिप्ट, तो इसके साथ भी आ जाएंगी यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी। तो बेसिकली ना ये नोड मॉड्यूल कभी भी हम नहीं देते। नोड मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, जब आप अपना कोड करते हो, राइट करते हो, जो आपको डिपेंडेंसीज रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ से पिक करता है। तो इस चीज़ पर्पज से हम क्या करेंगे कि अपने पैकेज डॉट जेसोन के साथ कोड दे देंगे, और पैकेज डॉट जेसोन में सारी हमारी डिपेंडेंसीज लिखी होती हैं। ये कोड उसके पास जाके जैसे वो npm इंस्टॉल करेगा, npm इंस्टॉल करने के साथ ही जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी यहाँ पे वो सारी वो इंस्टॉल कर देगा, एक नोड मॉड्यूल बना देगा सर्वर पे या उसकी मशीन पे। और जब भी हम ये कोड कहीं पर भी डिप्लॉय करते हैं तो हमारा नोड मॉड्यूल कभी नहीं जाता है। ये सारी की सारी ना आपकी सर्वर पे इंस्टॉल होती हैं, ना कि हम इंस्टॉल की हुई भेजते हैं, इसलिए होता है हमारा ये। अब नाउ रिएक्ट के ना अंदर तब तक हम 2 फोल्डर बना लेते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे src, और src के अंदर मैं रिएक्ट फोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पब्लिक बना लिया। अब नाउ पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं एक इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ जो कि मेरी इंडेक्स होती है, index.html। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, पब्लिक के अंदर इंडेक्स फाइल बना ली यहाँ पे। अब देन नाउ अगर मैं यहाँ पे अपना एक HTML बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ, सिंपल, एक एक्सटेंशन डाल रखी थी मैंने, वो चल नहीं रही। ये रहा मेरा HTML फाइल। तो ये पूरी मेरी बॉयलर प्लेट आ गई है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे रिएक्ट डाल देता हूँ, रिएक्ट टाइटल, बस। और जो बॉडी है, बॉडी के अंदर मैं सिर्फ एक क्लास नहीं आईडी कर देते हैं यहाँ पे, आईडी, सॉरी ये ज़्यादा हो गया एक साथ। और आईडी में यहाँ पे आप कोई भी आईडी डिफाइन कर सकते हो। जनरली ना बाय डिफ़ॉल्ट रूट होती है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि रूट ही रहेगी। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रिएक्ट ऐप, बस सिंपल, मैंने सिर्फ इतना किया है। अब उसके बाद जो मेरी src फाइल है, src फोल्डर है, इसमें ना मेरी एक फ़ाइल जाएगी। कौन सी फाइल जाएगी, अगर मैं पैकेज डॉट जेसोन देखूँ कि भी किसको ट्रिगर करेगा ये, इसने हमसे पूछा था ना ये index.js फाइल मेन, कि आपकी जो मेन फाइल है भाई वो मेन फाइल कौन सी होगी, कि मैं किस फाइल को रन करूँगा, किस फाइल के बेस पे मैं आपकी एप्लीकेशन बनाऊँगा। यहाँ पे आपकी index.js है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर उसी नाम से आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे src फोल्डर के अंदर index.js की एक फ़ाइल बना देते हैं, index.js, ये मैंने बना दी है, ये मेरी फ़ाइल बन गई है, बस। अब अगर मैं वापस आपको पैकेज डॉट जेसन देखूँ तो मेरी स्क्रिप्ट शायद इंस्टॉल हो रही है, थोड़ी सी ना वो हैवी डिपेंडेंसीज है, हाँ इंस्टॉल हो रही है अभी, ठीक है। तब तक हम एक काम करते हैं, जो हमारी मेन फाइल है, अगर मैं दिखाऊं तो हमारा ऑलरेडी मैंने एक बना रखा था सिंपल सा, उसी को क्लियर करते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। नाउ ये मेरी index.js फाइल आ गई।
और index.js फाइल के अंदर सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट से। रिएक्ट मैंने किससे इंपोर्ट किया, फ्रॉम रिएक्ट। ये एक तरह से ना मॉड्यूल है। मैंने क्या किया कि ये जो रिएक्ट है कि भी जो इसने इंपोर्ट एक रिएक्ट इसने बनाया है, मतलब एक तरह से ये ना एक फंक्शंस कंपोनेंट्स कह लो, वो मैंने इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया, रिएक्ट से। अब ये रिएक्ट क्या है, देखो पैकेज डॉट जेसोन में अगर आप देखोगे ना, मैंने यहाँ पे रिएक्ट को इंस्टॉल किया। मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये रिएक्ट, इससे इंपोर्ट किया मैंने उस रिएक्ट को। ये इसने एक फंक्शन दे दिया मेरे को बना बनाया कि भी आप इस रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो। फिर एक सेकंड चीज़ मैंने इंपोर्ट कराया रिएक्ट डोम। अब ये रिएक्ट डोम का क्या काम है बताता हूँ अभी। और रिएक्ट डोम मैंने किससे इंपोर्ट कराया है, रिएक्ट डैश डोम के अंदर क्लाइंट। और रिएक्ट डोम भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप देखोगे तो रिएक्ट डोम मेरा ये रहा जो मैंने इंस्टॉल किया है, ये है बेसिकली रिएक्ट डोम। अब दोनों चीज़ें मैंने इंपोर्ट करा ली हैं, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम। उसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया रूट। और इसमें मैंने क्या किया, रिएक्ट जो डोम है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, उसका एक मेथड्स है क्रिएट रूट, उसको मैंने कॉल किया। इसका एक ये देखो ये मेथड कॉल हो गया एज ए फंक्शन क्रिएट रूट। और उसके अंदर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय आईडी मतलब कि यहाँ पे मेरी आईडी आएगी जिस पे मैं अपनी ऐप को कंपाइल करके रन कराना चाहता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया था, रिएक्ट ऐप। तो आपकी ये रिएक्ट जो ऐप है ये आपकी जाएगी यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर, मैंने यहाँ पे डाल दिया बस। अब उसके बाद जो मैंने ये रूट बनाया है, अब इस रूट को मुझे रेंडर भी करना है। अब इस रूट का जो है एक मेथड है रेंडर्स जो ऑलरेडी आता है हमारे पास। अब इस रेंडर के अंदर मैंने क्या किया कि मुझे रेंडर करना है। अब क्या रेंडर करना है, मुझे रेंडर करना है रिएक्ट। ये जो मैंने इंपोर्ट कराई है यहाँ से रिएक्ट, इसको मुझे रेंडर करना है। अब इस रिएक्ट के रेंडर के साथ ना मैंने स्ट्रिक्ट मोड लगा दिया है। स्ट्रिक्ट मोड होता है कि भी आपका ना जो कोड है वो एज ए इक्वल होना चाहिए, सिमेंटिक होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उसके लिए। और उसके अंदर मैंने क्या किया कि अब मेरा इसके अंदर जो भी मैं HTML चाहता हूँ JSX के थ्रू, वो आप यहाँ पे पास करा सकते हो। हेलो आई एम रिएक्ट JS, मैंने डोम हटा देता हूँ, रिएक्ट JS ऐप, बस इतना करना है मुझे। ये मेरा एज एक सिंपल बॉयलर प्लेट हो गया। अभी मेरी रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो रही है अभी भी, ये 1 मिनट और बस ये चीज़ें हैं। अब नाउ इसके बाद मुझे ना ऐप को स्टार्ट करना है। तो ऐप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ना स्क्रिप्ट होती है npm स्टार्ट स्क्रिप्ट। वो हमारी क्या कमांड होती है, अब कोई अब दूसरी पैकेज देखोगे ना, देखो मैंने एक पैकेज ऑलरेडी बनाई थी यहाँ पे, कहाँ गया, देखो ये रहा हमारी कमांड है यहाँ पे, ये रही स्टार्ट की कमांड, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ये हमारी रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। तो इसको हम पैकेज डॉट जेसोन में नेक्स्ट लाइन के थ्रू यहाँ डाल देंगे, ये हमारी आ जाएगी। यानी कि आप बेसिकली डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना अभी 2 लाइन है, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड स्टार्ट। अब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट क्या है, जो रिएक्ट स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसके थ्रू है, और उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं npm स्टार्ट करूँगा ना, तो npm स्टार्ट से मेरी ये स्टार्ट कमांड रन हो जाएगी, और इसके अंदर जो भी कमांड लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी मेरी। तो ये है बेसिकली बस। अभी ना ये रिएक्ट स्क्रिप्ट काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज है इसकी, वो इंस्टॉल कर रहा है। कैमल केस, टाइपी, रिबिफाइड नोड, ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी सारी हैं डिपेंडेंसीज इसकी। वेब पैक इंस्टॉल कर रहा है सारा सब कुछ कि भी वेब पैक इसको चलाएगा। बेबल जेस्ट इंस्टॉल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, पोस्ट CSS फ्लैक्स बग्स डैश फिक्सेस। ये बेसिकली ना स्क्रिप्ट के अंदर आपकी सारी स्क्रिप्टेड होती है डिपेंडेंसीज, जो अब ये सारी फाइल को कंपाइल करती हैं, और वेब पैक वगैरह की कॉन्फ़िगर सारी फाइलें चीज़ें वगैरह। अब ना एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें एक चीज रोहित पूछनी थी कि सपोज हम लोग चलाते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, हाँ, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में?
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी मैंने क्या किया है, वो जो कोड मैंने अभी आपको करके दिखाया है, सेम यही ये कोड मैंने आपको npx भी देगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बनाई हैं और npx आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट करके देगा। ओके ओके हाँ, अब वो npx भी हम ट्राई करेंगे इसके बाद। ठीक है। हाँ, बेसिकली इसमें ये है, फाइलों का इंट्रोडक्शन है, कौन सा ऑब्जेक्ट, बस। कौन सी आईडी, कहाँ से हाँ, ऑपरेट होती है, क्या बिहेव होता है, कैसे परफॉर्म करती है। बिल्कुल राइट, इतना ही है इसके अंदर। ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो मेरा ना ये एक स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वो है, लेंथी है, तो अभी भी ये लोड कर रहा है। ESLink बस हो गई है लोड। अगर आप अपना नोड डॉट मॉड्यूल्स देखोगे ना, काफ़ी बड़ा मिलेगा आपको ये। अभी शायद इंस्टॉल कर रहा है, ये अभी आया नहीं है। तो ये काफ़ी ना ज़्यादा फाइलें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। ओके। हाँ, तो ना ये काफ़ी हैवी हो जाएगा। इस वजह से नोड मॉड्यूल हम कभी भी सर्वर पे या किसी कोड में कॉपी करके नहीं देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पैकेज डॉट जेसोन देते हैं फाइल। सॉरी, पैकेज डॉट जेसोन ऑन SRC एंड पब्लिक फोल्डर बस। मतलब कि नोड मॉड्यूल को छोड़ के जो भी हमारा रिएक्ट क्लास के अंदर फोल्डर्स होंगे, बस वो कोड देते हैं। और जब भी हम गिटहब पे या फिर कहीं पर भी SVN के थ्रू अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी हमारा नोड्स मॉड्यूल जो फोल्डर होता है वो अपलोड नहीं होता है। हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करके तो उसको ना इग्नोर करना पड़ता है। ये हमारी Ctrl+S, मैंने पैकेज और जेसोन फाइल को सेव कर दिया। दिस वर्जन सब क्या रहेगा इसका, रिकरेंस यूनिकोड प्रॉपर्टीज़। ये ना बेसिकली आपके ना सिस्टम की स्पीड पे और नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब ये टेलीवेन CSS टाइमिंग AGB, पता नहीं कितनी सारी डिपेंडेंसीज है। इसके बाद टाइप स्क्रिप्ट ESLint कर रहा है, स्कोप मैनेजर, इस कितनी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। HTTP इंस्टॉल कर रहा है, टाइप स्क्रिप्ट की प्लगइन्स भी, JS DOM इंस्टॉल कर रहा है। अब ये नोड मॉड्यूल, रेफी नोड्स मॉड्यूल्स, कैन आई यूज़ लाइट, ये भी इंस्टॉल कर रहा है। वेब पैक आ गया, अब इसका लोड एस आ गया। देखो ये लोड एस भी इंस्टॉल कर रहा है। इसमें सारी बेसिकली ES एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब ये इन्हें बेसिकली इसमें सारी चीज़ें ये इंस्टॉल करता रहेगा और कंप्लीट एक बार हो जाए तो मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ सारा आपका प्रॉपर तरीके से। और ये हमारा लोकल होस्ट 3000 पे रन होएगा। ये आपका Node.js है। अगर आपको इंस्टॉल करनी हो तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा चलेगा लोकल होस्ट 3000 में जब मैं इसको रन करूँगा। अभी फ़िलहाल ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसकी कमांड ही नहीं चलाई है। ये आज टाइम कुछ ज़्यादा लगा रहा है लोड होने में। ये एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एक चीज और पूछ रोहित, जैसे हाँ, ये सपोज करो लोकल होस्ट 3000 पे चलता है, तो वन टाइम में वन प्रोजेक्ट ही रन हो सकता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट नहीं रन हो सकते ना एक सिस्टम पे। नहीं नहीं, आप मल्टीपल कर सकते हो बट ना वो आपको फिर ना वो पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी कि भी मुझे इसको 3000 पे नहीं चलाना है, किसी और पे चलाना है। तो आप एक टाइम पे कितने भी चला सकते हो बट उनकी पोर्ट अलग अलग होनी चाहिए। तो वो चेंज कहाँ पे होता है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर? नहीं नहीं, उसकी ना एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अच्छा अच्छा, कॉन्फ़िग फाइल पे। हाँ, कॉन्फ़िग फाइल होती है, उसमें ठीक। चेंज करना पड़ता है वो ओके ना बेसिकली ठीक है। रिएक्ट इजेक्ट नाम से आती है हमारी कमांड, उसके अंदर लिखी होती है। और सोर्स क्या करता है ना कि जितनी भी आपकी वेब पैक की फाइल होगी, कॉन्फ़िगरेशंस होगी, वो सारी ना एक्सट्रैक्ट कर देता है और उसमें आप चेंज कर सकते हो जाके। ये अभी आपकी रिफ्लेक्ट्स नोट्स अभी और टाइम लगाएगा ये। इसको भी विंडो को क्लोज कर देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हमें, npx की भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट इसको भी क्लोज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके थ्रू हमारा
और ना जैसे आप देख रहे हो ये आपका ओपन सोर्स है रिएक्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग यूजर फेस, इट इज़ मेंटेन बाय द मेटा एंड कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर एंड द कंपनीज। इसकी रिलीज डेट क्या है? 29 मई 2013 को आया था ये। हमारा शायद इंस्टॉल कुछ ज़्यादा टाइमिंग लगा रहा है, 1 मिनट रुको। ठीक है, एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम इसको ना रन करके देखते हैं यहाँ पे। हमारा टाइमिंग प्लीज़ यूज @cherry दिस SVG वर्जन इज़ नो लॉन्गर। ये मेरी रिएक्ट्स के अंदर जा रही है। इट्स क्लासेस पेज स्टार्ट। इसको इंस्टॉल अभी भी चल रहा है क्या? टाइप स्क्रिप्ट हो गया, रेटिफाई, स्विगी लोगोस, नोट्स वगैरह। ये ना काफ़ी हैवी डिपेंडेंसीज हैं, एक बार इंस्टॉल हो जाए बस। ये आपकी इंस्टॉल हो गई है। एक कंप्लीट लोगो ऑफ दिस रन कैन नॉट बी फाउंड npm react स्क्रिप्ट। दोबारा से करके देखते हैं इसको। नोड मॉड्यूल से अगर मैं देखूं तो इंस्टॉल ही नहीं हुई। अगर मैं चेक करूं इसका, जो मेरा अदर्स फाइलें थी उसमें मैंने रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, ये मेरी इंस्टॉल होगी यहाँ पे। अगर मान लो मुझे डायरेक्ट ना ये भी मान लो आपकी पैकेज डॉट जेसोन है, अगर किसी कारण वजह से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मान लो मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पर भी ये डाल देता हूँ, किसी को मैं देता हूँ, सपोज को मैं ये डाल दिया हमने यहाँ पे। अब अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना है, मैं सिर्फ क्या करूँगा, npm इंस्टॉल। इस npm इंस्टॉल से क्या होगा, जितनी भी पैकेज डॉट जेसोन में आपकी डिपेंडेंसीज होगी, सॉरी मैंने सेव नहीं किया था, इसको दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पे, npm इंस्टॉल। तो भी मेरे पैकेज डॉट जेसोन की फाइल को देखेगा और जो भी इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा, और जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको चेक कर लेगा। कोई नया वर्जन होगा तो उसको अपडेट कर देगा। बस इतना ही है ये 10 PM इंस्टॉल। ये मुझे लगता है सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया। npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल क्लास। ज़्यादा टाइम लगा रहा है। npm इंस्टॉल, कोई बना हुआ प्रोजेक्ट होगा उस पे कर लेते हैं ना अभी। हाँ बना हुआ तो है, 1 मिनट से मैं सोचूंगा वो यही चल जाए। मैं भी शायद इसमें मेमोरी में कुछ पंगा हो रहा हो। हाँ ये कितनी है? मेमोरी की वजह से है, मेमोरी तो 8 GB है। तो कितना स्पेस बच रहा है इस पे अभी? स्पेस, मतलब वो हार्ड डिस्क में स्पेस है इस पे हाँ या हाँ फुल? नहीं नहीं, हार्ड डिस्क में तो 30-40 GB तो बचा हुआ है स्पेस। अच्छा अच्छा। हाँ स्पेस की वो नहीं है इसमें। या कंट्रोल नेटवर्क सी, नेट देखना, नेट आ रहा है इस नेट तो स्पीड तो हाँ आई थिंक, हाँ अगर वॉइस ब्रेक हो रही थी ना आ रहा होता तो। हाँ। चलिए हम ना एक काम कर लेते हैं, cd डॉट डॉट नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं, सेम चीज़ हमारी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक ऑलरेडी सेम ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है,
इसमें उसी पे चलते हैं। भी जो कि बॉयलर प्लेट है ऑलरेडी हमारा, ये रिएक्ट ठीक क्लास है। थी वो रिएक्ट वन है। रिएक्ट वन के अंदर आप देखोगे ना सेम चीज़। रुको एक मिनट, सी डी स्पेस रिएक्ट डैश वन देन नाउ, देखो सेम इसमें वही है। मेरी गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे मैंने बाईपास किया हुआ है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई ऐप, माई रिएक्ट ऐप, और सेम चीज़ मैं ये जाके ना यहाँ पे पब्लिक का जो मेरा फोल्डर है index.html, इसमें भी सेम चीज़ वही है। आईडी मैंने पास करा दी है और यहाँ मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ रिएक्ट ऐप। बस इतना कुछ किया मैंने, और इंडेक्स डॉट फाइल में जाके मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज करा दिया। रिएक्ट मैंने इंपोर्ट कर ली रिएक्ट से, एंड रिएक्ट डोम मैंने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट डोम से, क्लाइंट से। एंड देन नाउ एक मैंने रूट नाम का फोल्डर बनाया, रिएक्ट डोम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई रिएक्ट ऐप, एंड इसको रेंडर करा दिया हेलो आई एम रिएक्ट जेएस। अब नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर मैं इसका पैकेज डॉट जेसोन खोलूँ तो देखो पैकेज डॉट जेसोन में ना ऑलरेडी इसकी कमांड है जो कि हमने बनाई थी रिएक्ट स्क्रिप्ट के अंदर हमारी, ये रही npm। अब सेम चीज़ ना मैं रिएक्ट अंडरस्कोर वन फोल्डर के अंदर जाऊंगा और npm स्टार्ट कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो मेरी रिएक्ट स्क्रिप्ट है इसको करेगा रन, रिएक्ट स्क्रिप्ट के साथ ये स्टार्ट कर देगा। और कौन सी फाइल पे जाएगा, अच्छा मेरी यहाँ पे ना क्या कहते हैं मेन फाइल, एक मिनट रुको स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर src रिएक्ट स्टार्ट गया मेरा स्क्रिप्ट, ये लोकल होस्ट 3000 पे ओपन हो जाएगा। अभी कंपाइल करेगा कोड को, स्टार्ट करेगा, उसके बाद चल जाते हैं। हमारा पब्लिक है src इंडेक्स फाइल मेरी, इसमें चलते हैं यहाँ पर cd डॉट डॉट रिएक्ट क्लास से बाहर आ गया, cd स्पेस मेरा था ये रिएक्ट अंडरस्कोर वन। कुछ सीपीयू ही है, सीपीयू ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है मेरा, मेमोरीज। इसमें ये मोजिला में ज्यादा, क्रोम और मोजिला दो दो ब्राउजर हैं, इस वजह से पंगा कर रहा होगा। नहीं वो तो ब्लैंक है मोजिला तो। नहीं वो, लेकिन पीछे अगर देखोगे ना उसमें कंट्रोल पैनल में तो ये रन होते हुए दिखेंगे तुम्हें। इसको क्लोज कर देते हैं, फोर्स क्लोज हो गया, स्टार्ट हो रहे हैं। वेब डेवलपैक सर्वर एंड सर्वर ऑन आफ्टर सेटअप माई, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है टू शो वेयर वार्निंग वाज क्रिएटेड। ठीक है भाई स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। देन नाउ नेक्स्ट मेरा इसने ऑटोमेटिक ब्राउज़र पे ले आया लोकलहोस्ट 3000 पे, जो कि ना बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सेट है। अभी ना बेसिकली मैं क्या दिखाऊंगा, देखो मेरी ना फाइल थी index.js, उसमें मैंने क्या लिखा था h1 लिखा है सिर्फ, हेलो आई एम रिएक्ट जेएस। अब ये जो h1 है ये पूरा ना, ये जो रेंडर्स मेरा मेथड है ये पूरा पूरा ना इसको एज ए कंपाइल करके किस में डाल देगा, माई रिएक्ट ऐप में। और ये मेरा index.html फोल्डर के अंदर जो मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था ना, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, यहाँ डाल देगा। एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा ना ये हो गया इसका, इसको हटा देते हैं, बस सिर्फ सिंपल रिएक्ट रखते हैं। और जितनी बार भी आप इसको सेव करोगे ना ऑटोमेटिकली ये जो स्क्रिप्ट है मेरा पूरे कोड को दोबारा से कंपाइल कर देगा, और आपको पेज को ना रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा आपके ब्राउज़र पे। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा लोकल होस्ट 3000, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली।
और इसके साथ साथ ना ये एक चीज़ और भी देता है आपको, वो दिखाता हूँ मैं आपको अभी। टाइटल लोकल होस्ट सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, टैब को, विंडो को दूसरी में खोलते हैं। लोकल होस्ट 3000। ये तो ना बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जो मशीन है उस पर खोलेगा लोकल होस्ट 3000। बट अगर मैं सेम नेटवर्क में हूँ, मुझे किसी और दूसरे सिस्टम पे भी ओपन करना है, तो ना यहाँ पे देखो ये आईपी देता है ऑन यूर लोकल पे, तो ये चलेगा ऑन यूर नेटवर्क। मेरा अगर नेटवर्क सेम है तो इस आईपी पे भी मेरा ये ओपन हो सकता है। मान लो मेरे एक आईपी पे 4-5 मशीन चल रहे हैं, ये मेरा लोकल होस्ट हो गया और यहाँ पे मैं आईपी के साथ भी इसको रन करा सकता हूँ, बट मेरा सेम नेटवर्क होना चाहिए। अभी ये कुछ ज़्यादा ही सिस्टम स्लो हो गया। सीपीयू यूटिलाइजेशन का पंगा ही है ये, पेज किल कर रही है बार बार ये। ऐसा तो नहीं मीट्स ज्यादा लेके जा रहा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बेसिकली फिर नेट पे डिपेंड करता है ना। ये गूगल के ब्राउजर के थ्रू सर्विसेज यूज करते हैं ना ये कई सारी। देखो मेरा स्टार्ट हो गया, चलो। हम्म। हेलो आई एम रिएक्ट। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ ना यहाँ पे, बस एक बार ही आपका स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होने के बाद ना आप इसमें चेक कर सकते हो। कहाँ गया इंस्पेक्ट एलिमेंट्स? स्लो हो गया है, बताओ। मैक भी स्लो हो गया। मैक भी कह रहा जॉब चेंज कर लो तुम जल्दी से। सही कह रहे हैं। हाँ ट्राई कर लो, देखते पढ़ी ना। अभी ना जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये इसको बंद कर देते हैं, शायद ये सेकंड वाला ले रहा होगा कंजप्शन। इंस्पेक्ट एलिमेंट, सब कुछ प्रॉपर है। और इसके बाद ना ये आपको बता भी देते हैं यहाँ पे, देखो। नोट दैट द डेवलपमेंट बिल्ड इज़ नॉट द ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मीन्स कि आपका कोड जो है वो पूरा बंडल्ड होके नहीं आया है, जैसे आपने काम किया वैसे ही शो करेगा। अगर आपको इसको ना ऑप्टिमाइज़ करना है, टू क्रिएट ए प्रोडक्शन बिल्ड यूज npm रन बिल्ड, इसने कमांड भी बता दिया आपको कि आप इससे इसको ना बिल्ड बना के तब आप चेक कर सकते हो, आपका वो ऑप्टिमाइज कोड आ जाएगा सारा। तब तक ये इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है ना, हम एक काम करते हैं, एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। अब जैसे मेरा src फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने कुछ काम करना ही नहीं है, तो आप जाओगे src फोल्डर के अंदर, और src फोल्डर में जैसे मेरा index.js फाइल है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा तब तक। ये हमारा ये कॉल हो रहा है यहाँ पे। अब ना मुझे क्या करना है, अभी सारा कोड तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। मान लो मेरी 100 लाइन का भी कोड हो सकता है, 1000 लाइन का कोड भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाऊँगा। नाउ मैंने src पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल। आप यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, पर ना अभी हम फाइल क्रिएट करते हैं कि भी मुझे फाइल के थ्रू करना है। अब जैसे फाइल में है, मुझे किस नाम से, सपोज मैं ना यहाँ पे react-demo.js, और मैं इसको ना कैमल केस भी कर सकते हो आप, मैंने कैमल केस कर देता हूँ। react-demo.js नाम से मैंने फाइल बना ली यहाँ पे। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आएगा मेरा, इंपोर्ट रिएक्ट। तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है किसको, रिएक्ट को, क्योंकि हम कंपोनेंट बना रहे हैं यहाँ पे, हम रिएक्ट की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। कहाँ से, फ्रॉम मेरा रिएक्ट से। मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया, और ये जो लास्ट में आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे ना 6.9K जिप 2.7K, ये ना बेसिकली एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड की। ये बेसिकली क्या करता है ना कि जब भी आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट कराते हो अपने कंपोनेंट में, तो ये ना कैलकुलेट करके बता देता है कि इसका साइज़ क्या है। कि भी जैसे अगर अभी आप यूज़ करोगे तो 6.9K है, बट जब ये जिप हो जाएगी ना तो इसका साइज़ आएगा 2.7K। तो ये है बेसिकली, तो इससे कंफ्यूज मत होना।
सिंपल है, मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट मैंने बनाया एक वेरिएबल, और कॉन्स्ट के अंदर मैं ना फैट एरो फंक्शन यूज करता हूँ मैं। फैट एरो फंक्शन बेसिकली क्या है ना, हमारा ES6 का सिंटैक्स है। इससे ना हमें रीडेबिलिटी अच्छी मिलती है, और भी सिंपल एक लाइन में भी आप कोड लिख सकते हो। कैसे, देखो सपोज करो मैंने इतना कर दिया, ठीक है, और रिटर्न किया मैंने, क्या रिटर्न करा दिया, बस इतना रिटर्न कर देता हूँ मैं, हेलो आई एम रिएक्ट डोम, और उससे मैंने एक ब्लैंक डाल दिया है यहाँ पे, और रिटर्न भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस इतना किया मैंने सिंगल लाइन में। सॉरी, कॉन्स्ट का मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, रिएक्ट डेमो कंपोनेंट, सिंपल मैंने इसको उठा के यहाँ पे, अब ये तो मैंने कर दिया, बना दिया यहाँ पे। अब एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, ये वाला अब मैंने बनाया है। अब इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। अब अगर मैंने इसको सेव करके index.js फाइल में गया मैं, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, कहाँ पर, आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है, यहाँ मेरी फाइल की नेम आ जाएगा रिएक्ट डेमो, और याद रखना है जो हमारी फाइल है उसकी एक्सटेंशन नहीं आएगी यहाँ पे। कभी आप .js लगाओ या JSX यूज़ कराओ, वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस रिएक्ट को पता होता है। और जो रिएक्ट डोम कंपोनेंट है, अगर मैं कॉल कर लूँ इसको, यहाँ पे H1 को मैं हटाऊँ यहाँ से, ये मैंने इसको कॉल कर लिया सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है हमारा। मैं इसको सेव किया तो मेरा कोड दोबारा से कंपाइल हो जाएगा, रन होएगा, कंपाइल हो रहा है, और आपका ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक सिंपल रिएक्ट डेमो .js मारा है, फाइल बनाई है, उसमें एक कंपोनेंट बनाया सिंपल एक लाइन के साथ फैट एरो यूज करके, कि देखो कितना सिंपल है मेरा। अगर मैं फंक्शन यूज करता तो यहाँ पे क्या होता, मुझे रिटर्न लिखना पड़ता, 2-3 लाइन का कोड बन जाता है मेरा, बट यहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन में काम किया है। तो ये है फैट एरो फंक्शंस का मतलब। अब देखो यहाँ पे आ गया ना, हेलो आई एम रिएक्ट डोम, और ये रिएक्ट डोम, हेलो आई एम रिएक्ट डोम आ गया ना यहाँ पे, और मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, हेलो आई एम रिएक्ट डोम कंपोनेंट्स, कि भाई मैं कंपोनेंट से आ रहा हूँ। मैंने सेव किया, कोड मेरा कंपाइल हुआ, और मुझे ब्राउज़र लोड नहीं, मैं ब्राउज़र पे गया तो देखो मेरा रिफ्लेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, हेलो आई एम रिएक्ट कंपोनेंट। अगर मैं बॉडी में चेक करूँ ना, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, देखो बॉडी के अंदर DYD रिएक्ट माई रिएक्ट ऐप, हेलो आई एम रिएक्ट कंपोनेंट, ये मेरी जो पब्लिक फोल्डर है ना, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.html फाइल है, ये रन हो रही है यहाँ ब्राउज़र पे। टाइटल में रिएक्ट आपको दिखेगा, तो देखो टाइटल में अगर आप देखोगे ऊपर भी रिएक्ट आ रहा है, और यहाँ पर मेरा रिएक्ट ये रहा। और इसने एक हमारा स्क्रिप्ट टैग लगा दिया डेफर के साथ, src static.js bundle.js, ये इसने क्रिएट कर दिया है। और इसके अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट की हमारा कोड होगा, उसने क्या किया, अभी एक ये ID पकड़ लिया यहाँ पे, माई रिएक्ट ऐप, ये हमने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, index.js में दोबारा से हमने बनाया ना यहाँ पे रिएक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई रिएक्ट ऐप, ये इसने कैच कर ली यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी कोड कंपाइल करना होगा वो सारा इसने इसके अंदर डाल दिया है। बस ये सारा कोड जो भी यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे मैंने रिएक्ट डाला था, अब ये रिएक्ट डोम आ गया। अब सपोज करो मैंने क्या किया, अब ठीक है, अभी मैंने सिंपल ये बना दिया। अब ना यहाँ पे मैं एक src फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर किया, और मैंने फोल्डर बना दिया कंपोनेंट्स नाम से, कि इसमें मेरे कंपोनेंट्स होंगे। और कंपोनेंट के अंदर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, जैसे कि button.js। अब button.js के अंदर मैं क्या करता हूँ ना, सिंपल मुझे सिर्फ एक कंपोनेंट बनाना है, जिसमें मुझे रिएक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल बना के, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, कॉन्स्ट मैंने किया बटन कंपोनेंट्स, बस सिंपल। इसमें भी हम फैट एरो यूज कर लेंगे, और इसको मैं यहाँ पे हैश कोड दे देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। और मैंने क्या किया, बटन ने एक टैग बनाया, TO बटन्स ऐड
टू अलर्ट प्रिंट करा देते हैं इसमें, अलर्ट क्लिक टू मी बस। और मैंने जो बटन है मैंने क्या किया ना, यहाँ पर ही डायरेक्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बस। चलो इसको ना यहाँ पे नहीं, अभी ये कॉन्स्ट के साथ ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें कुछ और भी करेंगे हम आगे चल के। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन कंपोनेंट्स बस। अब जो ये बटन है, अगर मुझे इसको लेके आना है रिएक्ट डोम में, अब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से, मेरा कंपोनेंट्स के अंदर से। कंपोनेंट्स के अंदर क्या है मेरा, बटन्स। एक्सटेंशन नहीं लगाई मैंने, सिंपल इसको कर लिया। अब नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक सिंगल लाइन से ज़्यादा कोड करना है, तो मेरा अब सिंगल लाइन में काम नहीं चलेगा। मैं इस पर बैकटिक्स लगा के यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ना फैट एरो हमेशा हमारा रिटर्न देता है, और रिटर्न के अंदर आपका सिर्फ ना एक एलिमेंट ही रिटर्न होता है, मल्टीपल नहीं होते हैं। सिंगल का मतलब मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने एक डिव बनाया तो ये डिव ही रिटर्न होगा। डिव के अंदर आप कुछ भी कोड कर सकते हो। जैसे मैंने एक बटन कंपोनेंट लगा लिया यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, h1 टैग ले लेता हूँ मैं, और h1 टैग में मैंने कर दिया रिएक्ट डोम, रिएक्ट मास्टर क्लास बस। मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, और मेरा ये सारा कोड कंपाइल होकर कहाँ जाएगा, index.js फाइल में। और index.js फाइल मेरी पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स फाइल होगी index.html वहाँ रन करा देगा। मैं ब्राउज़र पे जा रहा हूँ, देखो आगे ना रिएक्ट मास्टर क्लास एंड अलर्ट। अगर मैं देखो डिव आईडी को ओपन करूँ यहाँ पे, देखो एक मेरा ब्लैंक डिव आ गया, इसके अंदर मेरा h1 है एंड बटन है, दो कंपोनेंट्स आ गए मेरा रिएक्ट के अंदर। बट नाउ जो कि अभी मैंने बताया था कि रिटर्न जो हमारा होता है वो एक सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करता है। अगर मैं ये डिव हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं सिंगल रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल रिटर्न कर रहा हूँ नोड, यानी कि एक रैप होना ज़रूरी है। अगर मैं ये रिटर्न, अगर मैं ये लगा के फाइल को सेव करता हूँ तो मेरा ESLint तो यहाँ पे एरर दिखाएगा ही दिखाएगा। जब मेरा कोड कंपाइल होगा यहाँ पर भी एरर दिखाएगा, देखो दो एरर दिखा दिए इसने। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया, क्या एरर दिखाया, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, कि आपका मॉड्यूल बिल्ड फेल हो गया है। कहाँ पे फेल हुआ है, डिड यू वांट टू ए JSX फॉर्मेट, क्या आप JSX फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो। हाँ भाई, इसको पता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे दे रहा है। इसने क्या बताया कि जो आपका एरर दे रहा है लाइन नंबर 9 पे एरर दे रहा है, और इस पे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये इसको तो कंपाइल कर रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पे जा रहा है ना तो ये देख रहा है कि ये तो बाहर ही रखा हुआ है, तो ये इसको कंपाइल नहीं कर पा रहा है, तो ये एरर देता है। तो हमेशा ना हमें सिर्फ एक सिंगल ही हमारा रिटर्न करता है, तो इसके अंदर आप मल्टीपल डाल सकते हो, बट रिटर्न आपका एक सिंगल ही होगा। अब मान लो सपोज करो कि मैंने ये डिव बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, रिएक्ट बनाया मैंने, देखो डिव आ गया मेरा, सिंपल कंपाइल होके आ गया। अब नाउ नेक्स्ट जो मेरा बटन कंपोनेंट है, ठीक है, अब मैं बटन कंपोनेंट के अंदर गया। अब बटन कंपोनेंट के अंदर सपोज ये तो मेरा खाली बटन था, मुझे सिंगल लाइन है, मेरे भी यहाँ पे ना मल्टीपल लाइन्स हैं। अब मल्टीपल लाइन्स के लिए सेम मैंने क्या किया, वापस ही अपना इसको, सॉरी कहाँ गया, फंक्शंस मेरा रिटर्न हो गया, रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर भी मेरी सपोज करो 3-4 चीज़ें जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, और डिव के अंदर एक तो मैंने बटन बना दिया, एक मैंने यहाँ कर दिया, एक टैग लगा दिया P, क्या भाई, माई टेक्स्ट हेयर, सिंपल। अब मैंने इसको सेव किया, मेरा कोड कंपाइल हुआ। अब कंपाइल होने के बाद देखो दोनों चीज़ें आ गई, यहाँ पे अलर्ट आ गया, माई टेक्स्ट आ गया। बट अगर मैं अपने HTML में देखूँ, क्या है भाई, div id माई रिएक्ट ऐप आ गया, फिर एक डिव आ गया ब्लैंक, उसके अंदर
H1 आ गया, फिर एक div आ गया ब्लैंक, उसके अंदर क्या आया, बटन आया, p टैग आया। अब मान लो अगर मैं ऐसे ही कंपोनेंट बनाता रहा कि भी div लगाता रहा तो मेरे तो ये फालतू के div आ जाएंगे यहाँ पे कि भी आप एक अननेसेसरी लगा रहे हो यहाँ पे। इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, मुझे यूज ही नहीं करना है कि भी मेरा ये फालतू चीज़ आ गई, मुझे इसको रिमूव करना है यहाँ से, मुझे चाहिए ही नहीं। या मेरी रिक्वायरमेंट आ कि भी आपका H1 के बाद ना p ही आना चाहिए, div नहीं आना चाहिए। तो आप क्या क्या करोगे, या तो आप कंपोनेंट को उठा के, भैया आपने क्या किया, div बटन को उठा के यहाँ मैनुअली डाल दिया, बट आप मैनुअली भी नहीं डाल सकते, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए तो ना उसके लिए हमारा आता है रिएक्ट फ्रेगमेंट। ये प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद ना रिएक्ट ने एक न्यू इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट फ्रेगमेंट। उस रिएक्ट फ्रेगमेंट के लिए ना आप सिंपल ये ब्रैकेट लगा सकते हो, बस कोई एलिमेंट नहीं, सिंपल आपका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसको मैंने सेव किया। अब नाउ सेम मैं बटन में भी जाता हूँ, यहाँ पे अब बटन में गया जहाँ पे मैंने सिंगल div ले रखा था। इससे रिएक्ट समझ जाएगा कि यहाँ भी मुझे ये टैग को रेंडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ वो रेंडर करके देने हैं। इसका मतलब ये होता है। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो मेरी ऐप चल रही है, अब देखो div id के अंदर मेरा H1 आया, H1 के बाद मेरा बटन आया, बटन के बाद मेरा p टैग आ गया। जो दो मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, दो div मुझे ज़बरदस्ती लगाने पड़ते थे कि भी मुझे div लगाना है ताकि मेरा रिएक्ट काम कर सके। तो ये जब हमारी स्टार्टिंग आई ना उसमें था रिएक्ट, पर अब रिएक्ट ने ये इंट्रोड्यूस करके रिएक्ट फ्रेगमेंट हमें दे दिया है कि आपको ज़रूरत नहीं है। वो देखो यहाँ पे भी रेंडर होके नहीं आ रहा है हमारा। मान लो कोई आपने CSS में क्लास ही लगाने की भी H1 के बाद जो मेरा p आए उस पर कोई CSS मेरी इम्प्लीमेंट करनी है, या बटन के बाद कोई मेरा p टैग आता है उसमें मुझे कुछ CSS इम्प्लीमेंट करनी है, तो उस पर्पज़ से होता है हमारा यहाँ पे ये। अब नाउ नेक्स्ट इसमें ना मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब देखो ये तो आपको पता चली गया कि हमें जिसकी हमें div की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अननेसेसरी div को हम कैसे रोक सकते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट के साथ। अब नाउ एक चीज़ और है। अब इसमें आपने देखा मैंने दो कंपोनेंट बनाए। अब दो कंपोनेंट बना के मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट फाइल में गया, सॉरी यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट फाइल में आता हूँ। मैंने यहाँ पे को रिएक्ट डोम को इंपोर्ट कराया है। किससे इंपोर्ट कराया है, रिएक्ट डोम फाइल से। अब ये कौन सी फाइल है, यहाँ पर है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, मैंने किया कि भी मैंने एक कॉन्स्ट बनाया रिएक्ट डोम कंपोनेंट नाम से, और इसको मैंने रिटर्न करा दिया है एक और कंपोनेंट, और इसको मैंने ना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराया है यहाँ पे। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब तो हमें पता ही है कि भी इसको भेजना। अब डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या, डिफ़ॉल्ट किया मैंने रिएक्ट डोम कंपोनेंट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि भी मैंने इसको ना एक्सपोर्ट कर दिया है। आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये ही नाम डालना है। अगर मैं index.js फाइल में जाऊँ और जो ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसका ना नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, रिएक्ट मास्टर। मैंने रिएक्ट मास्टर नाम से कर दिया इंपोर्ट, और यहाँ पे मैंने रिएक्ट मास्टर कर दिया। अब रिएक्ट मास्टर तो है ही नहीं इसके अंदर, मैंने इसको सेव कर दिया। अब नाउ मेरा कोड कंपाइल हो गया। अब रिएक्ट मास्टर का मतलब अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो देखो मेरी ऐप चल रही है, कोड आ रहा है मेरा रीलोड होके प्रॉपर तरीके से, यानी कि मेरी ऐप में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, कोई एरर ही नहीं आया। अगर मैं अपनी ऐप में जाऊँ तो आप देखोगे यार यहाँ पे तो रिएक्ट मास्टर इंपोर्ट किया हुआ है और रिएक्ट डेमो, और आप रिएक्ट डेमो में जाओगे यहाँ पे तो रिएक्ट मास्टर कहीं है ही नहीं। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये देखना कि ये जो इंपोर्ट किया गया है किसके साथ किया गया है, डिफ़ॉल्ट के साथ इंपोर्ट किया गया हमें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिएक्ट डोम कंपोनेंट। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब यही होता है कि भी हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। आप इसको किसी भी नाम से कॉल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम नाम आपने डालना हो, बस इतना इसका मतलब ये होता है डिफ़ॉल्ट का। मैं इसको ना सेम नाम से ले आता हूँ, क्योंकि मान लो अभी आप इसको डिफरेंट नाम से भी कॉल कर सकते हो। अब एक चीज़ और आती है इसमें, ये तो आपका हो गया डिफ़ॉल्ट वाला कि भी मॉड्यूल्स हमने इंपोर्ट करा लिया, कंपोनेंट इंपोर्ट करा लिया। अब मैं जाता हूँ रिएक्ट डोम के अंदर। अब रिएक्ट डोम के अंदर मैंने क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बटन को कंपोनेंट के थ्रू इंपोर्ट किया हुआ है। अब इस बटन में मैं जाता हूँ तो ये बटन कंपोनेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो इसलिए सारा सब कुछ आ रहा है।
ठीक है। अब नाउ एक चीज़ और आती है इसमें इंपोर्ट के साथ। अगर मैं index.js फाइल में जाऊँ ना, सॉरी इसमें है नहीं, चलो मैं इसी में ही बताता हूँ आपको कि भाई मान लो, सॉरी मैंने इसमें एक बार, अब अगर मेरे को ना एक फ़ाइल के अंदर, ये तो मैंने करा दिया, अब मेरे को अगर कोई दूसरा भी इंपोर्ट कराना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और बना देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने किया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर दिया मैंने हेडिंग। मैं चाहता हूँ कि मैंने ना एक हेडिंग बनाई और उस हेडिंग पे मैंने डाल दिया यहाँ पे रोहित आज़ाद मलिक, बस। अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ ना एक्सपोर्ट किया है, क्या किया है, सिर्फ एक वेरिएबल को। डिफ़ॉल्ट हम एक ही कर सकते हैं, बट अगर मेरे को मल्टीपल बनाने हो तो यहाँ पे एक मैंने बना दिया ये हेडिंग नाम से, और हम एक और कर देते हैं पैराग्राफ नाम से, और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे रिएक्ट मास्टर क्लास। बस दो चीज़ें आपकी आ गई हैं यहाँ पे, हेडिंग के अंदर आ गया, और मान लो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट कैसे करूँगा, क्योंकि ये मेरा डिफ़ॉल्ट नहीं है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना। मुझे अब यहाँ पे इंपोर्ट करना है बटन के अंदर। मैंने यहाँ पे जाके एज ए ब्रैकेट के साथ मैंने लगाया, ऑब्जेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैं सेम नाम से मुझे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज नहीं कर सकते जिस नाम से आपने वेरिएबल बनाया है। एक ये मैंने पारा नाम से बनाया था वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, पैराग्राफ कोई नहीं, पारा ठीक है। ये मेरा यहाँ पे ये आ गया, देखो। अब अगर मुझे इसको यूज करना हो तो जो हेडिंग है, अब हेडिंग मेरे को कहाँ यूज करनी है, मुझे हेडिंग यहाँ यूज करनी है, तो ना हमारा ये ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट जाएगा और यहाँ पर यूज होगा हेडिंग। और पैराग्राफ कहाँ यूज करना है, यहाँ यूज करना है, तो आप प्लस लगा के यहाँ यूज कर सकते हो। सॉरी एक मिनट से पूरा आ गया ये वाला, एक बार देखते हैं क्या ये काम करेगा प्लस वाला। हेडिंग हमारा कंपाइल गया, कंपाइल हो गया। अब नाउ चेक करते हैं ब्राउज़र में, आ गया देखो, रोहित आज़ाद मलिक आ गया एंड रिएक्ट मास्टर क्लास आ गया। अगर मैं व्यू में देखूं, देखो आपका सेम एक लाइन में आ गया। तो ये बेसिकली ये चीज़ें, अगर मान लो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैंने प्लस किया और मैं क्लास के साथ इसको हटा देते हैं, H1 टैग में कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे, ये लो भाई, ये मैंने सेव करा दिया। अब देखो मेरा कोड कंपाइल हो गया, ये मेरा आ गया रिएक्ट मास्टर क्लास आ गया, यहाँ मेरा नाम आ गया रोहित आज़ाद मलिक, और ये बटन आ गया और टेक्स्ट आ गया। तो इसमें बेसिकली ना अभी हमने क्या देखा कि भी जो हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट ना इसमें दो तरह का होता है। आप देखोगे ना, एक तो आपका डायरेक्ट मिलेगा ऐसे रिएक्ट, यानी कि ये आपका डिफ़ॉल्ट में गया हुआ है, और ये मैंने बटन कंपोनेंट, ये मेरा डिफ़ॉल्ट है। और उसके बाद कोई मुझे वेरिएबल करना है या कोई फंक्शन बना रखा है मैंने, उसको इंपोर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, विदाउट ऑफ द डिफ़ॉल्ट। मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्ट बना के कॉल किया है। अगर मैं इसका नाम चेंज करूँ यहाँ पे हेडिंग का, तो उसको मिलेगी ही नहीं। मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग के अंदर ही यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया और इसको मैंने सेव किया, और इसी हेडिंग को मैं नीचे कॉल करा देता हूँ। सॉरी मैंने कॉल नहीं कराया तो एरर तो आएगी ही आएगी। ये मैंने ये डाल दिया यहाँ पे और इसको मैंने सेव कराया। अब देखते हैं क्या एरर देता है। देखो पहले तो उसने यहीं पर ही मेरे टर्मिनल पे एरर दे दिया, फेल टू द कंपाइल। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो ब्राउज़र पे भी सेम ही एरर, फेल टू द कंपाइल विद प्रॉब्लम। क्या है भाई, SRC के अंदर react-demo.js एक्सपोर्ट हेडिंग अंडरस्कोर ING इम्पोर्टेड एज heading.ing वाज नॉट फाउंड। भाई इसको ना ये मिल नहीं रही है यहाँ पे, किसके अंदर से, कंपोनेंट बटन के अंदर से। पॉसिबल एक्सपोर्ट हेडिंग पारा एंड डिफ़ॉल्ट, इसने यहाँ पे देखो आपको ना हिंट भी दे दिया यहाँ पे कि जो पॉसिबल है एक्सपोर्ट वो क्या क्या है, हेडिंग है, पारा है एंड डिफ़ॉल्ट है।
तो ये चीज़ें हैं, देखो रिएक्ट ने ना ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे बता भी देता है। इसलिए कहते हैं कि भी रिएक्ट बहुत इजी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आपको वो एरर के अंदर भी ना आपको कई बार मतलब कई बार क्या, जो भी सिंटैक्स होते हैं वो आपको बता देती है कि आपके सिंटैक्स में ये एरर है, आप इसको ऐसे तरीके से यूज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये हमारा सारा हो गया। तो नाउ बेसिकली ना आपको ये अब क्लियर हो जाना चाहिए कि भी जो हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स वगैरह, डिफ़ॉल्ट हमारा कैसे होता है, और कोई हमें वेरिएबल या फंक्शन इंपोर्ट कराना हो वो हम कैसे करेंगे, ये सारी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और उसके अलावा भी एक हमने आपको सिखाया कि भी रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, इसके रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। और उसके अलावा कि भी इंपोर्ट मैंने किया एक सिंगल फाइल, और इसके अंदर आप मैंने यहाँ पे एक सिंगल इंपोर्ट करा दिया, और इस सिंगल इंपोर्ट के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। नाउ अब ना एक और मल्टीपल बनाते हैं कंपोनेंट, वो इंपोर्ट करके देखते हैं। इसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट था बटन, इसके अंदर मैं एक फाइल इसमें रोहित हाँ 2-3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ बताओ। एक तो पहला ये है कि ये जो फैट एरो के अंदर अंडरस्कोर डाला है, इसका क्या अच्छा, रोल है? अरे ये ना, हाँ चलो ये मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये ना बेसिकली हमारा अंडरस्कोर मैंने तब डाला था जब मैं एक सिंगल लाइन यूज की थी ना मैंने। तो ना कई बार क्या होता है, मान लो मैं ब्लैंक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो एरर दे देता है एज ए आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। मैंने अच्छा अंडरस्कोर अच्छा, डाल दिया था, लेकिन वो जरूरी नहीं है ठीक है। डालना। अच्छा, हाँ वो और रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा मतलब इन केस ऑफ सिंगल लाइन वी हैव टू पुट अंडरस्कोर इन बिटवीन द स्मॉल ब्रैकेट्स। हाँ बस। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये हमारा कि जैसे इंपोर्ट हमने करा बटन कंपोनेंट्स, हाँ और ये जो हमने सिंगल लाइन बनाए थे अंदर वेरिएबल्स, ये इंपोर्ट इसी के अंदर बनाए थे बटन्स वाले के अंदर। हाँ तो मैं ये पॉसिबल है कि इस कंपोनेंट के मतलब किसी और कंपोनेंट के अंदर ये वेरिएबल बने और कहीं और इंपोर्ट हो सके? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ बट ना वो आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सेम कंपोनेंट में नहीं होना चाहिए। मतलब कि नहीं सपोर्ट। मान लो जो रिएक्ट है, डेमो है, देखो और को यही देखो, यही एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको भी। हाँ हाँ, जो भी आपने बोला, कहाँ था हमारा कंपोनेंट के अंदर बटन था ना, एक फाइल हमने और बनाई यहाँ पे। इसको हम डाल देते हैं न्यू कंपोनेंट .js। अब नाउ सेम चीज़, जो मैं बटन में जाता हूँ, मैंने क्या किया, बटन के अंदर जाके जो मैंने दो बनाए थे वेरिएबल्स, ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट करा के मैं सेम नाम से करा लेता हूँ। बाय मिस्टेकली सपोज मैंने बना ही दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, रिएक्ट डेमो के अंदर गया मैं, यहाँ था, और इंपोर्ट करा लेता हूँ मैं सेम चीज़। बटन मेरा नहीं जाएगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ मेरे दो ये वेरिएबल है सेम नाम से। कंपोनेंट्स के अंदर मेरा गया कंपोनेंट्स, न्यू कंपोनेंट्स। अब नाउ मैंने फाइल को सेव किया। अब रिएक्ट को क्या पता कि मैं कौन सा कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा सेम नेम से आ गया दोनों बार, तो एरर आ गई। देखो यहाँ पे पार्सिंग एरर, हेडिंग एज ए ऑलरेडी डिक्लेयर, ये देखो आ गई ना। बट लेकिन मान लो मेरा सेम नाम से है, अब मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट और बनाता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया मेरा, ये रहा कंपोनेंट्स के अंदर, न्यू फाइल, न्यू कंपोनेंट्स 2.js। अब जो मेरा है न्यू कंपोनेंट्स है, कहाँ गया मेरा, कहाँ कॉल था, ये रहा। ये मैं एज इट इज़ उठा के यहाँ पे कॉल ना करके न्यू कंपोनेंट्स 2 में कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल करने के बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बनाया मैंने एक और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे ना हम ना यहाँ पे बैकटिक्स यूज कर लेते हैं। बैकटिक्स ना हमारा ES6 का सिंटैक्स है, जैसे हम HTML लिखते हैं ना वैसे होता है यहाँ पे भी। सॉरी, इसका मैंने यहाँ पे नाम डिफाइन नहीं किया कि वही मेरा हेडिंग पारा, मिक्स कर लेते हैं इसको, कैमल केस बना देता हूँ मैं यहाँ पे, हेडिंग पारा बस। और बैकटिक्स के अंदर अगर मुझे डॉलर को वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मेरा डॉलर के साथ जाएगा हेडिंग,
मैंने क्या किया है, देखो सिंपल बताता हूँ मैं। यहाँ पे हेडिंग गया और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना अपना HTML भी, कोड भी, कोई भी टेक्स्ट सिंटैक्स लिख सकता हूँ विदाउट प्लस किए। मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई रिएक्ट मास्टर कंपोनेंट्स, और यहाँ के बाद फिर मुझे यूज करना है कौन सा, अपना पारा। बस। अब जो ये हेडिंग है पारा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कराऊँ, देखो इंपोर्ट, इसके अंदर जाएगा ये ऑब्जेक्ट ब्रैकेट्स के अंदर, फ्रॉम मेरा यहाँ गया कंपोनेंट्स के अंदर, एंड कंपोनेंट्स के अंदर मेरा था न्यू कंपोनेंट्स 2 में है ये। और इस हेडिंग जो पारा है इसको मैंने कॉल किया कहाँ पर, बटन्स के बाद कॉल कर लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर, बस। और मैंने इसको सेव किया। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी इसने एरर दे दिया। अच्छा कंपोनेंट्स टू क्या है, कोई एक मिनट, कॉन्स्ट के अंदर इसने क्या एरर दी, कंपाइल विद प्रॉब्लम, कंपोनेंट न्यू कंपोनेंट मॉडल नॉट फाउंड कांट। अच्छा ओके, ये बेसिकली ना मेरा इसके कंपोनेंट्स नहीं जाएगा, सिर्फ ये फाइल जाएगी न्यू कंपोनेंट्स। मैंने फोल्डर भी डाल दिया यहाँ पे, तो फोल्डर नहीं आएगा। देखो आ गया ना मेरा माई टेक्स्ट हेयर आ गया। उसके बाद क्या आ गया, रोहित आज़ाद मलिक रिएक्ट मास्टर कंपोनेंट रिएक्ट मास्टर क्लास। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ना आप सेम कंपोनेंट के अंदर सेम नाम से इंपोर्ट नहीं कर सकते, बट आपका ना सेम नाम से आप बना सकते हो कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे अंदर मैंने सेम नाम से बनाया, और एक मेरा बटन नाम से ये रहा, इसको भी मैंने सेम नाम से बनाया, यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, ठीक है। बट मैं जब इनको इंपोर्ट कराऊंगा, यूज कराऊंगा, तो मेरे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वहाँ आप यूज कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जैसे हम पुराने रिएक्ट वर्जन में ये चीज यूज करते थे, उसमें क्लासेस होती थी, हाँ लाइफ साइकिल होते थे, हाँ तो और फंक्शंस आ गए, तो फंक्शन में हुक्स आ गए, लाइफ साइकिल शायद खत्म हो गया। तो अभी क्लासेस और लाइफ साइकिल कितना यूज होता है लेटेस्ट में? नहीं होता है यूज, वो ना अभी नेक्स्ट में बताएंगे हम, यूज होता है वो अच्छा, भी। ये बेसिकली होता है ना सिर्फ क्लासेस भी यूज होती हैं? क्लासेस आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्लासेस यूज जनरली बहुत ही कम हो गया है अब यूज करना। ओके ठीक है। हाँ अभी देखो पता है क्या, आज का सिर्फ मोटिव यही था कि भी हम रिएक्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट ठीक है। हमारा कैसे काम करता है, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट क्या होता है, और भाई रिएक्ट फ्रेगमेंट हमारा क्या है, कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको कॉल करते हैं, और अगर हमारा सेम नाम से हो तो उसको हम कॉलिंग कैसे करेंगे। ये चीज़ें हमारी हो गई हैं कवर। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हम ना एक हमारा स्टेट मैनेजमेंट होता है रिएक्ट के अंदर। अब नाउ स्टेट मैनेजमेंट क्या करता है, स्टेट में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोप्स एंड स्टेट। प्रोप्स जो होता है, प्रोप्स आप ना सिर्फ पास कर सकते हो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को, और चाइल्ड कंपोनेंट उसको एज ए प्रिंट करा सकता है, बस उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। स्टेट आपकी जिस कंपोनेंट में होगी आप उस कंपोनेंट में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चाइल्ड कंपोनेंट को बोल दिया जाए कि भी आपको अपने पेरेंट कंपोनेंट की स्टेट अपडेट करनी है, तो वो अपडेट नहीं कर सकता है। सिर्फ वो क्या करेगा, इवेंट ट्रिगर के थ्रू मैसेज देगा अपने पेरेंट को कि भी मेरे पास ये डेटा आया है, तो आपके पास ये स्टेट है, तो आप इसको अपडेट कर दो। तो अपडेट पेरेंट कंपोनेंट ही करेगा जहाँ पर आपकी स्टेट डिक्लेयर है। वो जस्ट बेसिकली क्या होगा कि ट्रिगर आप कर सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट से। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो जो मेरा इंडेक्स है ये मेरा सबसे पेरेंट चाइल्ड है। अब इसके अंदर मेरा जो ये मेरा पेरेंट है रिएक्ट डोम कंपोनेंट। अब नाउ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर मैंने चाइल्ड कॉल कर रखा है हेडिंग पैराग्राफ। अब नाउ ये मेरा बटन है, इसे यूज़ करते हैं जो मेरा बटन है। अब मैं चाहता हूँ ना कि बटन में यहाँ क्या लिखा है, अलर्ट क्लिक मी। मैं चाहता हूँ कि अलर्ट क्लिक मी जगह ना यहाँ कुछ और टेक्स्ट आए। मैं यहाँ पे पास करता हूँ। मैं यहाँ पे ना बेसिकली किस में पास करूँगा, कोई भी आप नेम दे दोगे। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया टेक्स्ट टाइप।
और टेक्स्ट टाइप के अंदर मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्लिक मी टू बटन, जो भी है। अब नाउ टेक्स्ट, अब ये जो टाइप टेक्स्ट है ये मुझे कैसे मिलेगा? बटन कंपोनेंट के अंदर। अगर मैं बटन कंपोनेंट के अंदर जाऊं, जो कि मेरा यहाँ पे डिक्लेयर है, ये रहा बटन कंपोनेंट .js, तो मुझे ये मिलेगा यहाँ पर, जो मैं फंक्शन कॉल कर रखा ना यहाँ पे मिलेगा मुझे। अगर मैं यहाँ पर प्रॉप्स डाल देता हूँ सिंपल, ठीक है, और मैंने क्या किया, कंसोल करा कर हम चेक कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या मिल रहा है। console.log सिंपल क्या है मेरा, ये बटन कंपोनेंट्स है। और बटन कंपोनेंट्स के अंदर अगर मैं प्रॉप्स करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा कोड कंपाइल हुआ है। नाउ हम चलते हैं वह कंसोल के अंदर, यहाँ पे मेरा कंसोल आया। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि पीछे की जो एरर है वो कंसोल में रह गई थी हमारी। देखो यहाँ पे आ गया ना, बटन कंपोनेंट मिला मुझे एज ए प्रॉप्स। उसमें क्या है मेरा, एज ए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है, टाइप टेक्स्ट है, और टाइप टेक्स्ट में क्या है, ये मेरी वैल्यूज़ है। अब या तो मैं क्या करूँ, प्रॉप्स से डॉट टाइप करूँ टाइप टेक्स्ट, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, प्रॉप्स डॉट टाइप टेक्स्ट, सॉरी TXT था ना, टेक्स्ट, ये रुको, टाइप टेक्स्ट मेरा प्रॉप्स डॉट, और मैंने इसको सेव करवाया, तो मेरा कोड कंपाइल हुआ। तो अब यहाँ पे आएगा मेरा, प्रिंट हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा। आ गया देखो, बटन कंपोनेंट क्लिक मी टू बटन्स। अब सेम यही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ से हटाया और कंसोल को मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस कराना है, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेरेंट है वो इसको एज ए कंट्रोल करें, प्रॉप टाइप टेक्स्ट बटन। बस मैंने सेव कराया, और उसके बाद मेरा देखो चेंज हो गया, क्लिक मी टू बटन। अब नाउ नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि भी ये जो टेक्स्ट है ये भी कंट्रोल करे मेरा पेरेंट। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, आप बताओ। प्रॉप डॉट मैंने डाल दिया हेडिंग टेक्स्ट। अब नाउ हेडिंग टेक्स्ट, अब हेडिंग टेक्स्ट पे भी ना मुझे मेरा कहाँ गया, ये रहा रिएक्ट डोम वाला, इसमें पास करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट पास किया था, मैंने पास कर दिया यहाँ पे रिएक्ट मास्टर क्लास, और इसको मैंने पास कर दिया सिर्फ क्लिक में। इसको ना मैं रैप कर लेते हैं ताकि पूरा कोड हमारा एक ही विंडो में शो हो। ये मेरा पास हो गया। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ देखो, तो मेरा रिएक्ट मास्टर क्लास भी अपडेट हो गया, क्लिक में भी अपडेट हो गया। अब नाउ मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ कि भी उस कंपोनेंट को मैंने यूज कर लिया एज ए प्रॉप्स के थ्रू डाटा पास करके। अब इसमें एक चीज़, अब मान लो ना मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीपल टाइम कॉल करना था, यहाँ पे 3 बार कॉल कर दिया मैंने। एक में आ गया क्लिक मी, एक में आ गया प्रेस मी एंड नॉट क्लिक मी, एक में रिएक्ट आ गया। इसमें आ जाता हूँ, मैं डाल देता हूँ मास्टर क्लास एंड नाउ इसमें सिर्फ क्लास। बस मैंने सेव किया। अब देखो मेरा कंपोनेंट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे कोड मेरा कंपाइल हुआ, कंपाइल हो गया। देखो 3 बटन आ गए मेरे पास, क्लिक मी, पैराग्राफ आ गया, बटन आ गया, प्रेस मी, मास्टर क्लास, पैराग्राफ आ गया, बटन आ गया, नोट क्लिक मी एंड पैराग्राफ आ गया। तो देखो मेरा ना एक कंपोनेंट के साथ मैंने मल्टीपल टाइम कॉल करके डेटा के साथ चेंज करके यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब बेसिकली कंपोनेंट्स में बेसिकली क्या होता है, मान लो सपोज मेरा कोई कार्ड है वेबसाइट में, कार्ड पे मेरी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट तरह की, वो एक पेज पे मेरा कार्ड यूज़ हो रहा है 3-4 वेबसाइट पे, मतलब 3-4 पेजों पे यूज़ हो रहा है कार्ड, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ और है, तो हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास कर सकते हैं ऐसे। अब नाउ सपोज से ये मैंने 3 कंपोनेंट कॉल किए हैं। अब मैंने कहा बटन कंपोनेंट में ही जाता हूँ,
मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी ना मैंने यहाँ पे लॉन्ग वे यूज किया है, जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं प्रॉप डॉट टेक्स्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकता हूँ। मैंने लेट किया और टेक्स्ट कर दिया और इक्वल टू मैंने डाल दिया यहाँ पे प्रॉप डॉट टेक्स्ट, प्रॉप डॉट टेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक लेट बनाया मैंने यहाँ पे, हेडिंग टेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और इक्वल टू डिफाइन कर दिया प्रॉप डॉट हेडिंग टेक्स्ट। इससे ही मेरा कोड काफ़ी क्लीन लगेगा। ये मैंने यहाँ पास करा दिया और हेडिंग टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में पास करा दिया। अब नाउ बेसिकली ये तो मैंने कॉल करा दिया। अब आपने बोला कि ये भी आपने बेफालतू में 2 वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, यहाँ स्टोर कराया और आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लिया। बट अगर मान लो मेरे पास कोई स्नैरियो आता है, क्या स्नैरियो आता है कि भी जो टाइप है, टाइप में कुछ ऐसा कीवर्ड आए जिसके बेस में मुझे कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करनी हो, कुछ चेंज करना हो। क्या चेंज करना हो, सपोज करो मैं बटन में गया रिएक्ट डेमो में और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने क्या दिया यहाँ पे, टाइप दिया ना, यहाँ पे मैंने एक में डाल देता हूँ मैं क्लिक और एक में यहाँ पे डाल देता हूँ प्रेस और यहाँ पे मैंने कर दिया नोट क्लिक। बस ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। मान लो ना मुझे क्या करना है कि कंपोनेंट के अंदर अगर कोई क्लिक बोलता है तो क्या करना है, टेक्स्ट गया, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब हाँ, अब ना देखो मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल और बना लेते हैं, क्या भाई, अपडेटेड टेक्स्ट। अपडेटेड टेक्स्ट में यहाँ पे ना इफ कंडीशन जाएगी, जो मेरा टेक्स्ट है क्या हो, सबसे पहले कि मेरा टेक्स्ट होना चाहिए। अब ना इफ कंडीशन में कई बार क्या होता है, मान लो मैंने टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे और टेक्स्ट पीछे से पास नहीं हुआ तो मेरी एरर आ जाएगी यहाँ पे। तो ना मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, जो आप इफ़ एल्स यूज करते हो ना उसी का ही स्मॉल वर्जन है। मतलब कि आप उसमें एक लाइन में इफ़ एल्स लिख सकते हो। मैंने लिखा कि टेक्स्ट एंड लगा दिया मैंने, डबल एंड। डबल एंड का मतलब है कि टेक्स्ट होना चाहिए तभी ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ ये यहीं पर ही अनडिफाइन हो जाएगा। मैंने क्या किया, टेक्स्ट है एंड टेक्स्ट की वैल्यू ट्रिपल इक्वल लगाया मैंने, क्या होनी चाहिए, क्लिक होनी चाहिए। अब अगर क्लिक की वैल्यू है, 2 चेक मैंने लगा दिया यहाँ पे कि मेरा टेक्स्ट होना चाहिए और टेक्स्ट की वैल्यू क्लिक होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन लगा दी है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो तो आपका यहाँ पे जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका यहाँ पे जाएगा। अब सपोज करो क्लिक था, क्लिक पे मैंने कर दिया क्लिक टू बटन एंड सी मैजिक। अब अगर मेरा क्लिक नहीं है तो क्या आए, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि भी जो भी आपने भेजा है वो चला जाए, बस बात खत्म, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैंने इसको सेव करवाया और इसको भी मैं एक बार वर्ड रैप कर लेते हैं ताकि हमारा एक ही स्क्रीन में टेक्स्ट आ जाए। अब ये जो अपडेटेड टेक्स्ट है मैंने क्या किया, बटन पे इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब मैंने इसको सेव करवाया और मेरा कंपाइल हुआ, ब्राउज़र पे गया, देखो आ गया ना, क्लिक टू बटन एंड सी मैजिक। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल में मैंने ऊपर स्टोर करा लिया और कुछ अगर मैनिपुलेशन करनी हो, कुछ चेंज करना हो किसी वैल्यू के बेस पे, तो मैं चेंज करके वो यहाँ पे लगा सकता हूँ। और बाकी वो सेम वही आ रहा है, प्रेस आ रहा है, नोट क्लिक आ रहा है। अब नाउ नेक्स्ट, अब जैसे प्रेस आ रहा है, अब मुझे प्रेस को भी चेंज करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार प्रेस को चेंज करना है, अब इसमें क्या करें, इससे अच्छा तो हमारा इफ़ एल्स कंडीशन ही ठीक था, उसमें हम कितने भी इफ़ एल्स लगा सकते हैं। बट आप वो चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो, जो हमारी ये एल्स कंडीशन आ गई ना, देखो ये तो हमारा ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू होगी तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। बट उसके बाद हमारी एल्स कंडीशन आई है, देखो अब एल्स कंडीशन के अंदर भी मैं इफ़ एल्स कंडीशन एंड टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। कैसे, नहीं है तो टेक्स्ट हो एंड जो मेरी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट ट्रिपल इक्वल टू क्या हो, प्रेस। अगर प्रेस हो तो क्या हो भाई, इफ कंडीशन लगा दूँ, वहाँ पे क्या है, प्रेस की जगह मैं डाल देता हूँ प्रेस बटन विदाउट स्पेस। एंड अगर नहीं है तो
तो जो मेरा टेक्स्ट है वो आ जाए सेम, सिंपल। मैंने सेव किया यहाँ पे। अब मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, क्लिक टू बटन एंड सी मैजिक एंड प्रेस बटन एंड नोट क्लिक। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना कोड में सिर्फ ये एक लाइन का कोड है, बट इसमें इफ़ एल्स की 3 कंडीशन आ गई मेरी यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के साथ, कि भी अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो भी मेरा ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, फॉल्स जाती है, तो मेरे यहाँ पे मैंने एक कंडीशन और लगा दी। सेम आप एक कंडीशन यहाँ पर भी लगा सकते हो कि अगर ये ट्रू नहीं होती, एल्स में जा तो यहाँ पे आ जाए। तो ये बेसिकली है इस कोड की ब्यूटी टर्नरी ऑपरेटर की। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर बस, और कुछ नहीं है इसमें टर्नरी ऑपरेटर में। तो ये चीज़ें हैं। अब नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिख रखा है, अब मैं एक चीज़ और करता हूँ यहाँ पे कि भी हमारा टर्नरी ऑपरेटर आ गया, स्टेट आ गया, सॉरी प्रॉप्स मैंने पास कर दिया। अब हम स्टेट पे चलते हैं। अब नाउ जो मेरा मेन कंपोनेंट था, मैं मेन कंपोनेंट में आया रिएक्ट डेमो में। अब रिएक्ट डेमो में क्या किया भाई, ठीक है यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब ये जो हेडिंग पैराग्राफ है ना, हेडिंग पैराग्राफ जो है ये कहाँ से आ रहा है मेरा, यहाँ से आ रहा है इंपोर्ट होके। अब मैं चाहता हूँ कि भी कुछ इसके बाद एक ना मैं HR लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे HR मैंने लाइन बना दी, और यहाँ पे ना मैं एक प्रिंट कराना चाहता हूँ। क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, नंबर, कि मेरा यहाँ पे नंबर आए अपडेटेड। अब ये नंबर कहाँ है, कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, रिएक्ट के बाद अब देखो मैं ना हुक्स से यूज कर रहा हूँ। पहला हुक हमारा रिएक्ट का यूज स्टेट देखो मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट कराया है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये कोई फंक्शंस है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट मुझे कॉल करना है, मेथड्स है, और इसमें ना हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक इनिशियल स्टेट जाती है। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट किया, और वही एरे के अंदर डी स्ट्रक्चर लगा के मैंने कर दिया नंबर, सॉरी एक मेरा नंबर जाएगा, और सेकंड हमारा सेट नंबर। अब इस सेट नंबर के अंदर मैंने यूज स्टेट को कॉल कर दिया। अब कॉल हम ऐसे करते हैं, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या डाली मैंने, 0 डाल दी है, और मैंने इसको सेव करवा दिया है। अब देखो मेरी ये 0 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, ये मेरी 0 वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब नाउ नेक्स्ट मैंने क्या करता हूँ मैं कि भी जो मेरा बटन था उस पर ना मैं कंडीशन लगाता हूँ। क्या कंडीशन लगाता हूँ कि भाई अगर क्लिक आए तो क्लिक का मतलब ये है इंक्रीज वैल्यू बाय 1, एंड अगर प्रेस है तो इंक्रीज वैल्यू बाय 5, और नहीं तो मैं चाहता हूँ कि भी इंक्रीज वैल्यू बाय, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 50 ये जाए मेरा। अब देखो मुझे करना क्या है कि भी मैंने बटन का नाम भी चेंज कर दिया। अब यूज़र को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भी इंक्रीज बाय वैल्यू 1 एंड 5 एंड 50, यानी कि अगर मैं इन बटन पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी 0 वैल्यू है इस पर क्लिक करूँगा तो 1 हो जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो जो वैल्यू होगी उसमें +5 ऐड हो जाएंगे, और इस पर क्लिक करूँगा तो 50 होनी चाहिए मेरे यहाँ पे प्लस। ये चीज़ें करेंगे हम यहाँ पे। वो हम कैसे करेंगे कि भी देखो भाई, अगर आप देखोगे अभी यार मैंने क्या किया है कि भी स्टेट तो मैंने यूज कर लिया पेरेंट में यहाँ पे, और ये वाली स्टेट के थ्रू नंबर आ रहा है, और इसको अपडेट करना है। अपडेट तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट से इवेंट लेना है कि मैं मुझे ना चाइल्ड से इवेंट लेना है कि भी चाइल्ड आप बताओ आपको क्या वैल्यू अपडेट करनी है, आप मुझे बताओ मैं अपडेट कर दूंगा। अब ये जो सेट नंबर है, ठीक है, इस सेट नंबर पे ना यहाँ पे मैं एक फंक्शंस लगा देता हूँ। यहाँ पे कॉन्स्ट किया मैंने कि अपडेट नंबर के अंदर मैंने
फैटर यूज किया और इसको मैंने सेट नंबर कर दिया। क्या? जो नंबर आप मेरे को दोगे, नंबर, क्या नंबर दोगे, सॉरी इसको हम नम कर देते हैं यहाँ पे, सेम नेम हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कि जो मेरा ऑलरेडी नंबर है उस नंबर में आप प्लस कर दो, सॉरी ये प्लस नम, NUM नम, बस मुझे इतना करना है यहाँ पे। अब ये जो अपडेट नंबर्स है, मुझे ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस पास करना है। किस में पास करना है? मैं पास कर देता हूँ अपने चाइल्ड वालों को कि भी आपके पास ना एक फंक्शन और आ रहा है अपडेट नंबर से नाम से, मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करा दिया। और सेम मैं इसको डिफ़ाइन करा सकता हूँ, मुझे वहाँ पे जिस नाम से मिलेगा ये करा दिया और ये करा दिया, बस। अब ये जो अपडेट नंबर है ये वाला, ये मुझे मिलेगा एज ए प्रॉप्स के थ्रू, प्रॉप्स डॉट मेथड्स। अब अगर मैं बटन में जाऊँ, यहाँ पे बटन कंपोनेंट्स में गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट किया मैंने, और क्या किया यहाँ पे मैं डाल देता हूँ माई अपडेट, सॉरी कीबोर्ड, माई अपडेट्स, और मैंने फंक्शंस कॉल किया। यहाँ मुझे बेसिकली क्या करना है, ये सॉरी ये अपडेट था पूरा आ गया, ये इसको कॉल करना है मुझे यहाँ पे, इसको। अब ये डायरेक्ट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं मेरे को, प्रॉप्स डॉट के थ्रू मिलेगा। अब नाउ जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ कर रखा है ना, तो मैं प्रॉप्स को भी हटा सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर लिया, प्रॉप्स को मैंने हटा दिया। अब आप बोलोगे ये कहाँ से मिलेगा मेरे को? जो ये प्रॉप्स है ना, मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। कैसे? हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं यहाँ पे, कि भी एक तो मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप मिलेगा, जैसे प्रॉप डॉट टाइप्स है तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट यहाँ से ले सकता हूँ, और एक मेरा ये हेडिंग मिलेगी यहाँ पे, और इसके बाद एक मेरा फंक्शंस है डायरेक्ट, ये वाला, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, लेट अपडेट नंबर, भाई क्या नंबर अपडेट भेजना है। सपोज मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अभी 2 डाल दिया यहाँ पे, अपडेट नंबर मैंने कर दिया कि भी आप ये नंबर अपडेट करो, अरे छोड़ो, अपडेट नंबर ये वाला, ठीक है। अब ये माई अपडेट जो मेरा फंक्शंस है, इसको मैं कॉल करूँगा किस पे, मेरा जब भी बटन पे क्लिक होगा। क्लिक हम कैसे करते हैं, रिएक्ट में हमारा कैमल केस चलता है, ऑन क्लिक, और सिंपल मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है, बस सेव किया मैंने। अब देखते हैं क्या हमारी ऐप ठीक चल रही है। ठीक चल रही है हमारी ऐप, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये बटन आ रहे हैं। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, बाय वैल्यू 1 क्लिक किया मैंने, एरर आ गया। क्या एरर आया, एरर देखते हैं अभी हम। अपडेट नंबर इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है भाई। अपडेट नंबर ये रहा मेरा यहाँ पे, अपडेट नंबर, ओह ठीक है, सेम चीज़ डाल दी ना मैंने यहाँ पे, डेट, ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आ गई, अंडरस्कोर नम अपडेट्स, यहाँ से मैंने कॉल कर लिया अपडेट नंबर, ठीक है। कंसोल क्लियर किया, अब मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं अब कोई एरर तो नहीं आता है। नहीं, देखो मेरी 2 वैल्यू अपडेट होगी यहाँ पे। 5 पे क्लिक किया 4 आ गया, 50 पे क्लिक किया तो 6 आ गया। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया हुआ है, नंबर 2, कि भी मेरा 2 नंबर ही अपडेट हो रहा है स्टेट के थ्रू। अब नाउ मैंने क्या करना है, लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना, सेम यही लॉजिक लगाना जो मैंने देखो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू किया था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने देखो कैसे मैं इसी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल X किया, और ये जाएगा मेरा, और इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे। अगर मेरा टाइप क्लिक है तो क्या नंबर जाए, बाय 1। टैक्स अगर प्रेस है तो मेरा जाए 5, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो मेरा 50 प्लस हो जाए,
बस मैंने इतना किया देखो, और पेज को मैंने सेव किया। यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया है और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अगर मैं पेज को रीलोड करूँ, मेरी स्टार्टिंग से ऐप स्टार्ट होएगी। अब हम क्लिक करके देखते हैं। मेरी यहाँ पे देखो 0 है, सॉरी थोड़ा माइनस कर देते हैं, छोटी स्क्रीन होगी। हाँ, इंक्रीज बाय 1 वैल्यू, मैंने 1 पे क्लिक किया तो मेरा 1 अपडेट हो गया। इंक्रीज बाय 5 वैल्यू, 1 एंड 5 6, देखो मेरी 6 वैल्यू आ गई। इंक्रीज बाय 50, मेरा 56 आ गया। दोबारा क्लिक किया 106 आ गया। 5 पे क्लिक किया 111 आ गया। फिर से 1 किया 112 आ गया। ये देखो, अगर ये चीज़ें मेरे को जावास्क्रिप्ट में करनी हो तो कितना सारा कोड मेरे को फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, सिंपल एक बटन का मॉड्यूल बना दिया है। और यहाँ पे मैंने आपका रिएक्ट डेमो गया, रिएक्ट डेमो के अंदर क्या किया है, सिंपल तरीके से बस कॉल किया है। और इसमें मेरी जो अपडेट की जो मेरी स्टेट की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है। और इसको अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया भाई, बटन्स आप लोगों को जो ठीक लगे वो अपडेट करो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर बटन कहता भी आपने क्लिक पास किया है यहाँ पे, तो यानी कि 1 से इंक्रीज होना है, प्रेस नोट क्लिक। यहाँ पे मैंने प्रॉप्स कुछ और भेजा है, वहाँ पे मैंने प्रॉप्स के बेस पे चेक लगा के मैं कुछ और प्रिंट करा रहा हूँ, और बटन से मैं एक्शन भी ले रहा हूँ। और बटन मैंने कहाँ भेजा, यहाँ भेजा, देखो ये रहा। अब नाउ एक चीज़ और, आप देख रहे होगे कि भी जो अपडेट नंबर है और ये अपडेट नंबर है, दोनों सेम क्यों हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो जो ये अपडेट नंबर है ये मुझे वहाँ पे एज ए प्रॉप्स के थ्रू मिलेगा। मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, चेंज नंबर, ठीक है, चेंज नंबर एंड नाउ चेंज नंबर। अब ये क्या है, अपडेट नंबर। अब ये जो अपडेट नंबर है, ये तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था यहाँ पे देखो ये लगा रखा है यहाँ पे कि भी जो चेंज नंबर है, चेंज नंबर में मेरा ये जाए। अब जो ये चेंज नंबर है यही मुझे यहाँ पे मेरा बटन है, बटन कहाँ गया, ये रहा। अब ये चेंज नंबर मिलेगा मुझे यहाँ पे, कहाँ पे, मैं ऊपर गया, अपडेट नंबर नहीं मिलेगा, चेंज नंबर के अंदर अपडेट नंबर फंक्शंस मिलेगा। अब ये मुझे कॉल करना है यहाँ पे चेंज नंबर। ये लो, ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया। बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई की हमारी क्या है, वैल्यू हमारी क्या है, तब हम यूज कर लेते हैं। सेम हम चेक करते हैं, फिर से हमारी ऐप चल रही है। 5 पे क्लिक किया, 5 भी हो गया, एंड नाउ 15 भी हो गया। तो ये है हमारी स्टेट एंड प्रॉप्स, सिंपल लैंग्वेज में, बेसिक सिनेरियो में। तो बस इतना ही है आज के लिए। कि भी हाँ, कुछ डाउट है इसमें? नहीं, अभी इस पे डाउट नहीं है, बस अब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टेट की। यस। अच्छा, स्टेट में